जिंगजू शहर के बीचों बीच मैंने एक अप्लायंस रिपेयर शॉप खोली थी। दुकान के बाहर एक बड़ी सी साइन लगाई जिस पर लिखा था, हम हर चीज रिपेयर करते हैं, ऊपर से स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन, नीचे तक एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है वो हमारे लिए कुछ नहीं। मुझे क्या पता था कि एक दिन सच में कोई मिलिट्री वाला आ धमकेगा। उस दिन मैं दुकान में बोर बैठा था, तभी अचानक एक बेहद एलिगेंट शार्पली ड्रेस्ड औरत ने दरवाजा धकेल कर खोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो यहाँ मजाक करने नहीं आई थी। सर, क्या आप सच में सब कुछ रिपेयर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्पेस स्टेशन, बड़े ऑर्डर्स पर डिस्काउंट भी मिलता है। ऑनेस्टी की गारंटी है। तो बताइए, आपको क्या रिपेयर करवाना है, न्यूक्लियर सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर? वो मेरी बात सुनकर जरा भी नहीं मुस्कुराई। बिना एक पल घुमाए उसने अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखा और खोल दिया। अंदर एक चीज थी जो दिखने में बैटरी जैसी लगती थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी मैं सीधा होकर बैठ गया। वो केयरफुली प्रोटेक्टिव फोम में लिपटी हुई थी। उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स थे, छोटे छोटे क्रिस्टल जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगले ही पल मेरा दिमाग एकदम अलर्ट हो गया। ये क्या है? एक लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, उसने सपाट आवाज में कहा। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया, सेंट्रल कार्बन नीडल अरे जल गई और टूट गई। हमारे प्रोजेक्ट टीम को इसकी तुरंत जरूरत है। उसका नाम था चेन किंच। वो लॉन्ग एकेडमी ऑफ साइंसेज में रिसर्चर थी। उस एक्सीडेंट की वजह से पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया था। देश के कई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस पहले ही हाथ खड़े कर चुके थे कि इसे जल्दी रिपेयर करना नामुमकिन है। अगर वो पूरी तरह लाचार न होती तो इस छोटी सी अजीब दुकान में कभी कदम न रखती। मिस, मैंने थोड़ा रुककर कहा, आप गलत जगह तो नहीं आ गई? हम यहाँ हाउस होल्ड अप्लायंसेज रिपेयर करते हैं। शायद पड़ोस की हार्डवेयर शॉप आपके ज्यादा काम आए। चेन किंच ने मेरा वो बेबस चेहरा देखा और उसकी आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ गई। उसने एक गहरी सांस ली, ब्रीफकेस उठाई और जाने लगी। सच ही तो था, देश के बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हाथ खड़े कर चुके थे, तो एक साधारण रिपेयर वाला क्या करेगा? तभी मैंने मजाक छोड़ा। 6 महीने पहले मैं इस दुनिया में आया था और इस दुकान का मालिक बन गया था। साथ में मिली थी एक इनफाइनाइट रिपेयर सिस्टम। इन महीनों में बहुत अजीब अजीब चीजें देखी थी, लेकिन इतनी सोफिस्टिकेटेड चीज कभी नहीं आई थी। ये मौका मैं कैसे जाने देता? आपके पास जो कंपोनेंट है उससे लग रहा है ये C7 टाइप की लिथोग्राफी मशीन का हिस्सा है। चेन किंच एकदम रुक गई, जैसे पैर जमीन से चिपक गए हों। मॉडल बता सकते हो? इम्पैक्ट के वक्त पीक वैल्यू कितनी थी, कितने नैनो सेकेंड्स तक रही, और प्रोब अरे के अलावा कोई और पार्ट डैमेज हुआ? ये सुनकर चेन किंच की सांसें थम गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक अप्लायंस रिपेयर शॉप का मालिक इतने पॉइंटेड क्लासिफाइड सवाल पूछ रहा था। क्रिएट वैल्यू नॉर्मल पावर की 15 गुना थी, उसने धीरे से कहा। इम्पैक्ट लगभग 3 से 5 नैनो सेकंड तक रही। बाकी कंपोनेंट्स का सेल्फ डायग्नोसिस नॉर्मल है। हम रिपेयरेबल है, लेकिन सस्ती नहीं होगी। पैसे की चिंता मत करो, बस फिक्स कर दो, मैं तुरंत फंडिंग अरेंज करती हूँ। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ 5 उंगलियां उठाई। 5 मिलियन या चेन 15? उसने दांत भींचे। कीमत बेतुकी थी, लेकिन अभी उसके पास नेगोशिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्या सोच रही हो? 5 मिलियन नहीं, 500 युआन, 1 रुपया कम नहीं, और मेनली इसलिए क्योंकि इसे रिपेयर करने में बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। 500 युआन? सच में? चेन पूरी तरह ठगी सी खड़ी थी। उसे लगा जैसे रियलिटी हिल गई हो। वो हड़बड़ाकर फोन निकालकर QR कोड स्कैन करने लगी। इंस्टेंट पेमेंट रिसीव्ड, 500 युआन। ये देखकर मैं खुलकर मुस्कुरा दिया। बिना जल्दबाजी के एंटी स्टैटिक ग्लव्स पहने, टेबल पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाया और बड़े आराम से मॉड्यूल को बॉक्स से निकाल कर रख दिया। सिस्टम एक्टिवेट। अगले ही पल मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन पैनल अपीयर हुआ। रिपेयरेबल आइटम डिटेक्टेड। C7 टाइप लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल। डैमेज लेवल 88%। रिपेयर प्लान एनालिसिस कंप्लीट। सब तैयारी करके मैं एक धूल भरी शेल्फ की तरफ गया और एक ग्लास आर्मर्ड बॉक्स उठाकर लाया। जैसे ही बॉक्स खुला, चेन किंच की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? उसे लगा था कि कोई सीक्रेट वेपन निकलेगा, लेकिन अंदर था एक बेतरतीब ढंग से मॉडिफाइड सोल्डरिंग आयरन, एक हाउस होल्ड हॉट एयर गन, एक इलेक्ट्रिक किचन मिक्सर और जगह जगह से बटोरा हुआ जंकयार्ड का सामान। बॉस, आप इस कबाड़ से मेरी फोटोलिथोग्राफी मशीन का पार्ट रिपेयर करने वाले हो? घबराओ मत, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब इक्विपमेंट फैमिली एयरलूम है। अपोलो मिशन के जमाने में इससे पार्ट्स पॉलिश होते थे। लिथोग्राफी मशीन न होती तो मैं इसे निकालता भी नहीं। अपोलो मिशन? चेन किंच के मुंह का कोना फड़का। पछतावा तो था कि यहाँ आई क्यों, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। एक बार और ट्राई तो करना ही था। मैंने हेयर ड्रायर उठाया और मॉड्यूल पर चलाने लगा। न कोई हीट थी, बस हल्की सी ओजोन की स्मेल। लेकिन तभी चेन किंच ने हैरान होकर देखा कि माइक्रोमीटर स्केल सर्किट्स में कुछ हो रहा था। ये क्या है? इलेक्ट्रो डिट्रैक्शन इफेक्ट की रिवर्स रिएक्शन। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को पल्स में कन्वर्ट करके मेटालिक ट्रे की मेमोरी रिस्टोर की जा रही है। सिंपल वर्ड्स में उसे उसकी ओरिजिनल शेप याद दिलाई जा रही है। चेन अभी इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि मैंने वो सोल्डरिंग आयरन प्लग इन कर दी। उसकी टिप पर एक बारीक नीडल लगी थी और वो धीरे धीरे रेड हॉट होने लगी। चेन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। इस जलती हुई नीडल से क्या करोगे? लेकिन मेरे चेहरे पर उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो मैंने पहले कभी नहीं दिखाई थी। नीडल एकदम स्टिल थी। बहुत धीरे धीरे मैं उसे डैमेज प्रोब अरे के पास ले गया। जैसे ही टिप पास आई, एक बेयरली विजिबल इलेक्ट्रिक आर्क
नेटवर्क क्रैकल करने लगा। चेन ने वो नजारा देखा जो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। आंखें बंद करो, मैंने कहा, ये बस कोल्ड एटम ग्लास है। लॉन्ग इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स इतने इंप्रेशनेबल क्यों होते हैं, जैसे कोल्ड एटम ग्लास पहले कभी देखा ही नहीं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, हम तो इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के आर्टिकल्स में लिखने से भी डरते हैं। चेन की आवाज कांप रही थी। उसे लग रहा था जैसे दशकों की मेहनत से बनाए गए साइंस के विजन को इस आदमी ने कबाड़ से तहस नहस कर दिया हो। ठीक है, आखिरी स्टेप, प्रोब नेटवर्क और माइक्रोमीटर सर्किट्स रीबिल्ड करना है। चेन उसे देखती रही, आंखें चौड़ी। मैंने एक बिस्किट टिन से कुछ पाउडर निकाला, एक छोटी सी ग्लास वायल में डाला, फिर उसमें एक विस्क डुबोकर ऑन कर दिया। ये अल्ट्रासोनिक सस्पेंशन नेबुलाइजेशन है। ओह, तुम जानते हो? लगता है तो है, मतलब रिसर्चर बुरे नहीं हो तुम। मैंने हल्की सी स्माइल दी और सोल्डरिंग आयरन ऑन की। एक स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू चेन ने देखा कि जले हुए बेसिक सर्किट्स लाइटनिंग स्पीड से खुद को रिपेयर कर रहे थे और रिपेयर्ड सर्किट्स पहले से भी ज्यादा परफेक्ट थे। कुछ देर बाद मेरे माथे पर पसीने की बारीक बूंदें आ गईं। हो गया, मानना पड़ेगा, इस चीज की प्रिसीजन वाकई बहुत हाई है। ये सुनते ही चेन किंच की आंखें पूरी तरह खुल गईं। हो गया? आधे घंटे भी नहीं लगे। सच में इस पिन और बिस्कुट टिन के सामान से फिक्स हो गई। मेरी स्किल्स पर शक है क्या? शुरू से देख रही थी, अगर नहीं तो चेक कर लो खुद। और हाँ, मैंने तुम्हारी फोटोलिथोग्राफी मशीन की प्रिसीजन भी इम्प्रूव कर दी है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये वर्ड्स सुनकर चेन के मन में एक तरफ कोल्ड एटम ग्लास और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजेशन के वो सीन्स गूंज रहे थे और दूसरी तरफ ये महान जीनियस अब पैसों की बात कर रहा था। दुनिया का सबसे अजीब इंसान। बॉस, पहले जो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात कही थी उसका मतलब क्या था? बताया था ना, फैमिली सीक्रेट टेक्निक है, आगे नहीं बताते। लेकिन लिथोग्राफी मशीन्स तो ज्यादा पुरानी है नहीं, आपके एंसेस्टर्स काफी जवान रहे होंगे। एक्स्ट्रा चार्ज कितना? मैंने 3 उंगलियां उठाई। 30,000 या 3? चेन फिर से हक्की बक्की। ज्यादा दे दे तो भी बुरा, कम दे तो भी बुरा। 300? मिस, स्टेट का पैसा यूं हल्के में मत लो। 300 युआन, 1-1 छोड़ो। चेन किंच की चौड़ी आंखों में अविश्वास चमक रहा था। फिक्स हो गई? और इतना कम मांग रहे हो? ये फोटोलिथोग्राफी टेक्नोलॉजी है, मिलियंस मांगते तो भी देने पड़ते। 800 युआन, 1 पैसा कम नहीं। और हाँ, एक बात बताना भूल गया था, तुम्हारे मास्क की प्रिसीजन भी रिकैलिब्रेट कर दी। सॉरी, वो थोड़ा पुराना था, मुझसे रहा नहीं गया। ओरिजिनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थोड़ी कोर्स थी, मैंने 1 परसेंटेज पॉइंट ऊपर कर दी। तुम्हारे प्रोजेक्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना? कितना कहा? 1 परसेंटेज पॉइंट? चेन किंच की सांस रुक गई। एक रिसर्चर होने के नाते वो जानती थी कि वो 1 परसेंटेज पॉइंट कितनी बड़ी बात है। सर, क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट ले सकती हूँ? क्यों? मैं एक रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ। तुम्हारी चीज फिक्स कर दी, अब और क्या चाहिए? नहीं, एक्चुअली अगर कभी कुछ और फिक्स करवाना हो तो मुझे पता है, डर है कि रिपेयर होल्ड नहीं करेगी और मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। नहीं, ऐसा नहीं, घबराओ मत, दुकान यही है, जब चाहो आ जाओ। अगर ठीक से फिक्स नहीं हुई तो 800 युआन वापस। चेन किंच के होठों का कोना एक बार खिंचा, फिर वो रिपोर्ट फाइल करने के लिए पलट गई। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था डायरेक्टर जू। जैंगलिंग शू, कहाँ हो तुम? मैंने फोटोलिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल रिपेयर करवाने को नहीं कहा था। डायरेक्टर, चिंता मत करो, फिक्स हो गई, वापस लेकर आ रही हूँ। फिक्स हो गई? कहाँ करवाई? एक अप्लायंस रिपेयर शॉप में। लाइन पर एक लंबी खामोशी छाई, फिर धीरे से आवाज आई, कहाँ हो? मैं खुद आता हूँ। सड़क पर रिसर्च इंस्टीट्यूट की कार तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। जो का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, ब्रीफकेस गोद में पकड़ी थी, नसें तनी हुई थी। वो जानता था डायरेक्टर अब ब्लास्ट करेगा, लेकिन उसका दिमाग बार बार उस कबाड़नुमा टूल्स और उस अजीब दुकान वाले की तरफ जाता था। उसे लगा जैसे कोई हास्यास्पद सपना देख आई हो। इंस्टीट्यूट के गेट पर पहले से सारी प्रोजेक्ट टीम्स के रिसर्चर्स जमा थे। जैसे ही कार रुकी, भीड़ टूट पड़ी। लिंचू, क्या मॉड्यूल फिक्स हो गया? दिखाओ जल्दी, हमारा प्रोजेक्ट और नहीं रुक सकता। फिक्स हुई? शायद। या तो हुई या नहीं हुई। ये शायद क्या है? और कहाँ फिक्स करवाई? स्पेशलिस्ट एजेंसी ने तो महीनों लगने की बात कही थी। अप्लायंस रिपेयर शॉप में। पूरी भीड़ की सांसें थम गई। अप्लायंस रिपेयर शॉप फोटोलिथोग्राफी मशीन की? ये क्या नॉनसेंस है? जैंगलिंग शू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जैंगलिंग शू कांप रही थी, आंखों में आंसू आने वाले थे। बस, सब चुप। डायरेक्टर की आवाज ने सबको फ्रीज कर दिया। जैंगलिंग शू, कंफर्म करो, फिक्स हुई? वो ब्लैंक दिमाग से बस सिर हिला दिया। ठीक है, क्लीन रूम लैब 1 में ले जाओ, टेस्टिंग होगी। अगर फिक्स हुई तो कारनामा हो जाएगा, अगर नहीं हुई कोर्ट मार्टियल के लिए तैयार रहो। बस यही था। अब सारी उम्मीदें उस सीमिंगली अनरिलायबल दुकान वाले पर टिकी थी। क्लीन रूम लैब 1 के अंदर प्रोटेक्टिव सूट्स में टेक्नीशियंस ने बड़े ध्यान से मॉड्यूल को बॉक्स से निकाला और टेस्टिंग शुरू की। भगवान, ये सोल्डरिंग टेक्निक क्या है? रिपेयर्ड सर्किट्स तो बेहद खूबसूरत हैं। लगता है जैंगलिंग शू ने कोई ऐसा एक्सपर्ट ढूंढा जिसे हम नहीं जानते थे। ये तो ओरिजिनल फैक्ट्री से निकला हुआ लग रहा है। नहीं, रुको, ये ओरिजिनल से भी ज्यादा परफेक्ट है। रिपेयर का कोई निशान तक नहीं। तभी एक रिसर्चर ने चिल्लाकर कहा, ये मटेरियल सस्पिशियस है, इमीडिएटली एनालाइज करो। सर, हमारे डेटाबेस में ये मटेरियल नहीं है। डेटाबेस में नहीं है? 2026 हो गया है और अभी भी अननोन मटेरियल्स हैं दुनिया में। जल्दी पावर ऑन करो टेस्टिंग के लिए। जू अब अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। बड़े स्क्रीन पर एक एक करके ग्रीन मैसेजेस आने लगे। पावर सिस्टम सेल्फ चेक कंप्लीट, नो एनोमलीज। इंटरनल लॉजिक यूनिट चेक कंप्लीट, सर्किट टेस्ट कंप्लीट, वैल्यूज
विद इन कंट्रोल रेंज। हर अनाउंसमेंट के साथ कमरे में मौजूद हर इंसान का दिल एक धड़कन ज्यादा धड़क रहा था। जो मॉड्यूल फिजिकली डिस्ट्रॉयड घोषित हो चुका था वो एक एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर पास करता जा रहा था। ये तो साइंटिफिक ही नहीं है, एक्यूरेसी टेस्ट रन करो। जू की बॉडी सुन्न पड़ गई। वो चेयर में धंस गया जैसे सारी एनर्जी निकल गई हो। सर, वैल्यूज स्ट्रेन्स हैं। ये सुनते ही जू की मुट्ठियां भिंच गईं। हथेलियों का पसीना आस्तीन तक भिगो गया। तो फेल हो गई? जू एकदम कुर्सी से उछला। नहीं सर, ये वैल्यूज किसी बहुत हाई लेवल फोटोलिथोग्राफी मशीन जैसी हैं। हम जो यूज कर रहे थे उससे 1% पॉइंट ज्यादा। मुझे शक है ये हमारा मॉड्यूल ही नहीं है, लेकिन अब भी दुनिया में किसी के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। 1% पॉइंट ज्यादा। जो कि आंखें पलटी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन बाकी सब यूफोरिक थे। स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे डेटा को टकटकी लगाए देख रहे थे और एक कोने में चेन किंच अभी भी वहीं खड़ी थी, ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। तो कैलिब्रेशन मॉड्यूल फिक्स हो गई? फिक्स नहीं जैंगलिंग सू, ये ब्रेक थ्रू है। तुमने एक कारनामा कर दिया। वो अपनी तरफ उंगली उठाते हुए बोली। मैंने? अभी तो डायरेक्टर कोर्ट मार्शल की बात कर रहे थे। एक पल में कारनामा कैसे? जैंगलिंग सू, इस बड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी को ओवरकम करने में तुम्हारे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें इस रिसर्च टीम का हेड नियुक्त करता हूँ। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। लॉन्ग अकेडमी ऑफ साइंसेज में काम करना ही एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए पिनिकल था। टीम लीडर बनना उसकी सोच से भी बाहर था। क्या ये सब उस मॉड्यूल रिपेयर की वजह से था? और उस मोमेंट में पहली बार उसे यकीन हुआ उस सीमिंगली अनरिलायबल लड़के की बातों पर। वो 1% एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट भी सच था। बताओ चीफ जैंगलिंग, सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए थे। तुम किसके पास गई थी? आर्मी सब कॉन्ट्रैक्टर, जनरल स्टाफ का कोई बिगविग? इतनी इंपॉर्टेंट मैटर के लिए हम भी पर्सनली जाकर थैंक्स करना चाहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में एक छोटी सी लोकल रिपेयर शॉप में फिक्स हुई। रिपेयर स्टैंड? टीवी फिक्स करना भी कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ। हम फोटोलिथोग्राफी मशीन की बात कर रहे हैं। लिंक्सू, मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं। उस वक्त सच में कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए वहां गई। दरवाजे पर लगी वो साइन ही थी जिसने उसकी नजर खींची। साइन पर लिखा था, ऊपर स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन रिपेयर सिखाई जाती है, नीचे एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है वो यहाँ फिक्स होता है। पूरी लेबोरेटरी में एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। तो मैं अंदर चली गई। बॉस ने सोल्डरिंग आयरन, हॉट एयर गन और मिक्सर से वो मॉड्यूल रिपेयर किया और अंत में कुल 800 युआन लिए। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। उस मोमेंट में चैन किंच की तरफ सभी की नजरें घूम गईं और हर आंख में हैरानी और अविश्वास था। फोटोलिथोग्राफी मशीन रिपेयर करने के लिए एक रिपेयर शॉप? लेकिन ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। अगर उस आदमी में सच में इतना टैलेंट होता तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी होती। तभी जू आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, ये मैटर अब टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड है। जो भी इसके बारे में बात करेगा उस पर एस्पियोनाज का आरोप लगेगा। प्रोजेक्ट टीम, इस नई प्रिसीजन लेवल के साथ एक नई चिप सीरीज तुरंत मैन्युफैक्चर करो। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए। फिर उसने चेन किंच की तरफ इशारा किया। जैंगलिंग शू, अभी जाना मत। उस शॉप का एड्रेस याद है? हाँ, परफेक्ट, मुझे वहाँ ले चलो। मैं उस बॉस से पर्सनली मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अगर वो इस चीज को फिक्स कर सकता है तो मैं उसे जो चाहे दे दूंगा। मैं? जू? कुछ ही मिनट्स में जू भागते हुए आया, लेकिन जो चीज उसके हाथ में थी उसे देखकर चैन किंच का दिल एक बीत रुक गया। ये तो नन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम चिप है। आप उसे ये दिखाने जा रहे हो? क्या ये रिपेयर भी हो सकती है? थोड़ी देर बाद दोनों कार से मेरी शॉप पर पहुंचे। चैन किंच अंदर आते ही फेमिलियर अंदाज में बोली, बॉस, काफी दिनों बाद इस बार कोई और भी साथ लाई हूँ। कोई झगड़ा करने आया है? नहीं बॉस, गलत मत समझो। आपने जो डिवाइस रिपेयर किया था वो परफेक्टली काम कर रही है। ये मेरे एक एल्डर हैं। इन्होंने सुना है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। अच्छा, झगड़ा नहीं है तो ठीक है, आओ, लॉयल कस्टमर हो तो ये फेवर कर देता हूँ। दिखाओ क्या लाए हो। जू ने शॉप में घुसते ही आसपास असेस करना शुरू कर दिया था। जगह उसकी कल्पना से भी ज्यादा डेलिपेटेड थी। उसने सोचा था कि इतनी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस रिपेयर करने वाली जगह पर कम से कम प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो होगा, लेकिन यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं था, बल्कि ये तो किसी ऑर्डिनरी रिपेयर शॉप से भी ज्यादा पुराना और अजीब था। मेरी बात सुनकर जू ने ब्रीफकेस खोली। बॉस देखो, क्या ये रिपेयर हो सकती है? मैंने चिप उठाई और देखने का नाटक किया। असल में मेरे दिमाग में सिस्टम चिल्ला रहा था, सिस्टम सिस्टम स्कैन करो अभी। रिपेयरेबल आइटम डिटेक्टेड। नंदो नंबर 3 सैटेलाइट नेविगेशन चिप एनक्रिप्टेड मिलिट्री वर्जन। डैमेज लेवल 92%। मेन लॉजिक गेट ब्लोन। डेटा बफर फेलियर मिलिट्री वर्जन। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया था मुझे पता लग गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, लेकिन आर्मी का होगा ये नहीं सोचा था। लग रहा है दुनिया सच में छोटी होती जा रही है। यंग मैन, ये चिप है, नंदो सैटेलाइट का नेविगेशन चिप है। मेन लॉजिक गेट उड़ गई है, डेटा बफर भी साथ गया। सडन सर्च की वजह से हुआ होगा। तुम्हारे प्रोटेक्शन मेजर्स सच में बहुत कमजोर हैं। पूरी वर्कशॉप में एक पल के लिए डेथली साइलेंस छा गई, जो कि उन थकी हुई आंखों में पहली बार पूरी तरह एस्टॉनिशमेंट का एक्सप्रेशन आया। लगता है इस लड़के में दम है। तो बॉस, फिक्स कर सकते हो ना? प्राइस की बात करो। मैंने 5 उंगलियां उठाई और जो की नाक के सामने हिलाई। जो मन में खुश हो गया। 5 लाख? ठीक है, 5 लाख। 5 करोड़ भी होते तो
डील था, QR कोड से दे दो या कैश। नहीं नहीं, 5 लाख नहीं, 500 युआन। क्या 500 युआन? 500 युआन में तो चिप का बॉक्स भी नहीं आता। ये प्राइस तो देश की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का अपमान है। टेक इट और लीव इट। तुम रिसर्चर्स को पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है। 500 और 1 पैसा नहीं, वरना मैं हाथ नहीं लगाता। फिक्स करेंगे बॉस, करेंगे। चेन किंच ने झट से फोन निकाला और पेमेंट QR स्कैन कर दिया, जो बस हेल्पलेसली ये सीन देखता रहा। देश की स्ट्रैटेजिक कटिंग एज चिप एक यंग मैन ने 500 युआन में रिपेयर के लिए एक्सेप्ट कर ली। अगर वो रेगुलर कस्टमर ना होती तो मैं इसे लेता भी नहीं। तुम सच में सोचते हो मैं 500 युआन के लिए परेशान हूँ? सीरियसली? जू का चेहरा थोड़ा खुला। तुम इसे स्मॉल मैटर बोल रहे हो? ये पूरे नंदू सैटेलाइट का मेन कंपोनेंट है। ये लड़का अभी इतना सीरियस था, एकदम चाइल्डिश कैसे हो गया? डायरेक्टर चिंता मत करो, बॉस हमेशा ऐसे ही है। टैलेंटेड लोगों का टेम्पर ऐसा ही होता है। जू का चेहरा लाल हो गया। वो एक कोने में मुड़ा। मैंने एक छोटा बॉक्स निकाला और खोला। जू का दिल मुंह को आ गया। अंदर था एक पुराना मैनुअल डेंटिस्ट ड्रिल। कहाँ से ढूंढ के लाया था भगवान जाने। एक पुरानी प्लायर्स और एक चीज जो मैनुअल कॉफी ग्राइंडर जैसी दिखती थी। ये सारा कबाड़ स्क्रैप डीलर भी 5 यूरो में नहीं लेता। जू से रहा नहीं गया। कांपती उंगली से उस पाइल की तरफ इशारा करते हुए उसकी आवाज भी कांप रही थी। आप इस सबसे मेरी चिप फिक्स करने वाले हो? क्यों? मेरे टूल्स पसंद नहीं आए? तो अपनी चिप वापस ले जाओ और खुद स्टडी करो। मेरी छोटी सी शॉप इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के लिए बनी नहीं है। ये कहकर मैंने नाराजगी से टूल्स रख दिए और चेयर पर बैठ गया। मास्टर शू, प्लीज रिपेयर करवाना है हमें, और वैसे भी पैसे दे चुके थे। चेन किंच ने बीच में आकर सिचुएशन संभाली। बूढ़ा जू अंदर से जल रहा था, लेकिन उसने फोर्स कर खुद को शांत किया। मैंने जू को एक नजर से देखा, फिर धीरे से ट्वीजर्स उठाई। उसी मोमेंट में चेन किंच ने मेरा स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास उठा लिया। लेंस के थ्रू जू और चेन किंच दोनों ने एक इनक्रेडिबल सीन देखा। ये टेक्निक क्या है? लग रहा है फ्ली को पर्म दे रहे हो। जू को गूज़बम्प्स आ गए। उसे लगा जैसे जिंदगी भर की साइंटिफिक रिसर्च बेकार हो गई। अगर एक साधारण आयरन से चिप फिक्स हो जाती है तो मैंने इतना पढ़ा क्यों? पहले पता होता तो 20 यूरो का आयरन ले आता सुपरमार्केट से, 500 युआन बच जाते। जैंगलिंग सू, सच में इसी तरह फोटोलिथोग्राफी मशीन फिक्स हुई थी? ये तो सब दिखावा लगता है, रिपेयर जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। डायरेक्टर देखो ये पाउडर। इस टेक्निक का नाम अल्ट्रासोनिक एटोमाइजेशन सस्पेंशन है। अल्ट्रासोनिक एटोमाइजेशन सस्पेंशन? ये क्या होती है? मैनुअल्स में है। मैंने उनकी बातों का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और डेंटिस्ट ड्रिल उठा लिया। उसे पाउडर में डुबोया और चिप के डैमेज्ड एरियाज रिपेयर करने लगा। प्रोसेस फोटोग्राफी मॉड्यूल जैसी ही थी, बस मटेरियल्स अलग थे। टूल की टिप से चिप के सर्किट पर बेयरली विजिबल इलेक्ट्रिक आर्क्स कूद रही थी, हर माइक्रो फ्रैक्चर को प्रिसिजली रिपेयर करती हुई। किसी सुपर हीरो मूवी से भी ज्यादा एब्सर्ड था ये नजारा। ठीक है, हो गया, लेकिन ये नंदो सैटेलाइट नेविगेशन चिप थी, इतने कम टाइम में रिपेयर हो गई? किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में तो रिपेयर प्लान बनाने में ही महीने लग जाते। और क्या करूं? ड्रम्स बजाऊं? रिबन कटिंग सेरेमनी करूं? डायरेक्टर साहब स्पीच दें? झो को गाली देने की जबरदस्त इच्छा हुई। लड़के में टैलेंट तो कमाल का है, लेकिन जबान सांप जैसी है। एक ही लाइन में दम निकाल दिया। उसने देखा मैं कैजुअली टूल्स बॉक्स में फेंक रहा हूँ, जैसे अभी कोई टोस्टर फिक्स किया हो जो ऑन नहीं हो रहा था। इतना नॉनशलेंट। एक बड़ी सी अब्सर्डिटी की लहर जू को डुबो गई। मैं पागल हो गया हूँ या सपना देख रहा हूँ? ये कैसे पॉसिबल है? जू का चेहरा स्केरलेट हो गया। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। डायरेक्टर ठीक हो? बस एक छोटी सी चीज फिक्स की है, यहाँ मर मत जाओ, मुझे इस शॉप से रोजी रोटी चलानी है। नहीं ठीक हूँ। जू कंपोजर वापस लाने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्टर आदत डालनी पड़ेगी, बॉस का यूजुअल प्रोसीजर यही है। यूजुअल प्रोसीजर? जीजेंग एक्सू, तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना शौक लगा है ये देखकर? पूरी एकेडमी के सैकड़ों एक्सपर्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, इसने पुरानी डेंटिस्ट ड्रिल और एक हेयर क्लिप से फिक्स कर दी। ग्रैंडपा तुम्हारी चीज फिक्स हो गई। वैसे मंथली सिग्नेचर एल्गोरिदम थोड़ा बेसिक था तो मैंने उसे इम्प्रूव कर दिया। लोअर लेवल पर केजेस की संख्या भी कम थी, लेआउट भी ठीक नहीं था, वो भी फिक्स कर दिया। बच्चों का खेल। मैंने एक लंबी सांस ली। मेरा इरादा था जू से एक्स्ट्रा 200 युआन मांगने का, लेकिन वो पहले ही हांफने लगा था तो छोड़ दिया। बूढ़े को तकलीफ नहीं देनी थी। इतने कम टाइम में चिप फिक्स ही नहीं की, एल्गोरिदम भी ऑप्टिमाइज किया और पूरी स्ट्रक्चर भी रीअरेंज कर दी। क्या ये इंसेनली पॉसिबल है? ठीक है, चिप वापस लो, इस बार एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा। सस्ते में छूट रहे हो। मंथली सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी अब ज्यादा स्टेबल होगी। थ्योरी में सिंक्रोनाइजेशन एरर 1-2 यूनिट कम होनी चाहिए। एग्जैक्ट कितनी कम होगी कैलकुलेट नहीं कर पाया। वापस जाकर खुद मेजर कर लेना। जू से और बर्दाश्त नहीं हुआ। आंखें पलटी, पैरों से जान निकल गई और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उधर लॉन्ग एकेडमी के क्लीन रूम नंबर 1 में भी हलचल मची हुई थी। हर चेहरे पर वैसी गंभीरता थी जैसे कोई बैटल फाइट कर रहा हो। फोटो सेंसिटिव रेजिन लेयर यूनिफॉर्मिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट। मार्जिन ऑफ एरर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। मास कैलिब्रेशन के दौरान टारगेट एक्यूरेसी 1% बढ़ी। अलाइनमेंट पैरामीटर्स रिकैलकुलेट हो रहे हैं। वैक्यूम चेंबर प्रेशर स्टेबल। प्रीसेट वैल्यू रीच्ड। चारों तरफ से रिपोर्ट्स आ रही थी। आवाजों में अर्जेंसी थी। चीफ इंजीनियर देंग बड़े स्क्रीन को एकटक देख रहे थे, ईयरपीस में आती आवाजें सुनते हुए। एक परसेंटेज पॉइंट इंप्रूवमेंट, सबसे इंसेन एक्सपेरिमेंट। अगर ये कंफर्म हो गया तो चाइना ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ देगा। और ये सब
सब एक छोटी सी वर्कशॉप के रिपेयर से। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक्सपोजर प्रोसीजर लॉन्च करो, डेंग ने इंटरकॉम पर फाइनल ऑर्डर दिया। एक लो हम सुनाई दी और मशीन स्टार्ट हुई। सबने सांसें रोक ली। ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ था। डेटा स्क्रीन पर फ्रैंटिकली स्क्रॉल हो रहा था। हर कैरेक्टर जैसे अपनी अलग हार्ट बीट से पल्स कर रहा था। एक्सपोजर कंप्लीट, शार्प रिवील, ड्राइंग, हर स्टेप टेक्स्ट बुक परफेक्ट था। जब रोबोटिक आर्म ने वो गोल्डन वेफर जिस पर अनगिनत लोगों की उम्मीदें टिकी थी टेस्ट टेबल पर रखा तो डेंग का दिल रुकते रुकते बचा। परफेक्ट टेस्ट रिजल्ट, ऑनल यूनिट्स एंड पैरामीटर्स नॉर्मल, स्ट्रक्चर इंटैक्ट, इफेक्टिव एक्यूरेसी इंक्रीजेड बाय 1.2%। पूरी लेबोरेटरी में सन्नाटा छा गया। सब वुडन स्टैच्यूज बन गए। हमने कर दिया, हमने कर दिया, भगवान मैं सपने में तो नहीं हूँ। सब हंसने लगे लेकिन आंसू झरने की तरह बह रहे थे। डेंग ब्लैंक नजरों से स्क्रीन को देखते रहे। उनका पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। इतने सालों की पढ़ाई, इतना नॉलेज और एक अप्लायंस रिपेयरमैन ने उसे पल भर में धूल में मिला दिया। उसी वक्त यूक्सिया के टॉप लीडर्स की मीटिंग रूम में माहौल बेहद भारी था। 10 मीटर से लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल पर देश के सबसे इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट्स बैठे थे। सबने जू की रिपोर्ट पढ़ी है ना? तो क्या लगता है? सॉम मिन्योन ने टेबल पर टैप करते हुए कहा। उनकी आवाज में एक दबी हुई एंगर थी। टेबल पर लॉन्ग एकेडमी के 7वीं इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट रखी थी। कोई बात करने की जरूरत नहीं, जो चाहे कर रहे हैं। C7 फोटोलिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल, ये तो सिस्टम का हार्ट है। पूरी दुनिया में गिनती के कंट्रीज हैं जो इसे रिपेयर कर सकते हैं और इन्होंने एक अप्लायंस रिपेयरमैन को दे दिया। क्या फोटोग्राफी मशीन को टीवी समझ रखा है? डीन यान ने मुट्ठी टेबल पर मारी और उठ खड़े हुए। चेहरा गुस्से से लाल था। मैं डीन यान से सहमत हूँ और ये रिपोर्ट में एंसेस्ट्रल नो हाउ और कॉमन पीपल का मास्टर क्या बकवास है। लगता है कोई शिवलरिक रोमांस पढ़ रहे हो। मेरी राय में जो इतने प्रेशर में है कि हैलुसिनेट कर रहे हैं। सालों से वेस्टर्न कंट्रीज हमारा गला दबाए हुए हैं। सबकी इंपेशेंस समझ आती है लेकिन ऐसे मोमेंट्स में ही कूल हेड रखना जरूरी होता है। जो कर रहे हैं वो रिपोर्ट फल्सिफाई करना है। ये सिंपल प्रोफेशनल एरर नहीं, ये सीरियस ब्रीच ऑन ऑफ डिसिप्लिन है। मीटिंग रूम का माहौल और भारी होता गया। लगभग सबकी राय एक ही थी। सोम मग्न बड़े ध्यान से सब सुन रहे थे। उनकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ती जा रही थी। वो जानते थे जो कोई ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं है जो हल्की बात नहीं करते। शायद कोई और एक्सप्लेनेशन हो। मेरी राय में 7वीं इंस्टीट्यूट के सभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स तुरंत हॉल्ट करने चाहिए और इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजनी चाहिए। हाँ, अग्रीड। सम मिन्योन ने भीड़ का गुस्सा ऑब्जर्व किया और एक लंबी सांस ली। इस बार जू तुमने सच में ज्यादा ही कर दिया। तभी अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खटखटाया गया। सेक्रेटरी का चेहरा लाल था। मिनिस्टर, 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट से अभी एक और अर्जेंट रिपोर्ट आई है। जो फिर कब रुकेंगे? ये अगली रिपोर्ट में लिखेंगे गंडम बना दिया। डीन यान ने कंटेम्प्ट से नाक सिकोड़ी। चेहरा और गंभीर होता जा रहा था। रिपोर्ट में लिखा है कि 7वीं इंस्टीट्यूट ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक चिप डेवलप की है। कम्प्लीटली नया एटिंग स्टैंडर्ड यूज हुआ है। कम्प्लीटली नया मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी एक्यूरेसी हमारी करंट चिप्स से 1% पॉइंट ज्यादा है। ये सुनते ही मीटिंग रूम में पहले खामोशी छाई, फिर लिटरली उखड़ पड़ा। 1% पॉइंट? जानते हो इसका क्या मतलब है? वो रिपोर्ट लाओ जल्दी। डीन युआन ने रिपोर्ट की तरफ झपट्टा मारा और एक झटके में उठा ली। पढ़ते पढ़ते उनका पूरा बॉडी कांपने लगा। रोके नहीं रुक रहा था। डीन युआन ने रिपोर्ट की तरफ झपट्टा मारा और एक झटके में उठा ली। पढ़ते पढ़ते उनका पूरा बॉडी कांपने लगा। रोके नहीं रुक रहा था। डीन, क्या हुआ? ठीक हो? ये फिगर्स सही हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन नंबर्स नहीं। इतने सालों की रिसर्च में डेटा में जरा सी भी गड़बड़ी वो पल भर में पकड़ लेते थे, लेकिन इस रिपोर्ट के फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट थे। मैं पहले ही कहता था जू डायरेक्टर सालों से हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं करते, लेकिन ये केस बहुत अजीब है। क्या हो सकता है कि ये उनकी पुरानी रिसर्च का कल्मिनेशन हो, कोई पीक पर पहुंचना और किस्मत से ब्रेक थ्रू हो गई। किस्मत? 1% पॉइंट और तुम उसे किस्मत बोल रहे हो? सोम मिन्जुआंट ने आर्ग्यूमेंट को इग्नोर किया। उन्होंने क्विकली रिपोर्ट उठाई और डिटेल में एग्जामिन की। कुछ देर बाद उनकी नजर भी 1.2% ब्रेक थ्रू और नई चिप के बीच डोलने लगी। जेंटलमैन, इन रिपोर्ट्स का डेटा इररिफ्यूटेबल है। इसका मतलब जू की पहली रिपोर्ट किसी भी हालत में फेक नहीं हो सकती, लेकिन अब असली प्रॉब्लम ये रिपेयर शॉप है। सोम मिन्जुआंट ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर हैरानी थी लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन। अप्लायंस रिपेयर, लोगों के बीच छुपा हुआ मास्टर, एंसेस्ट्रल नो हाउ, ये सब वर्ड्स नॉर्मल लगते हैं, लेकिन एक साधारण अप्लायंस रिपेयरमैन जो फोटोलिथोग्राफी मशीन फिक्स कर दे और सबसे जरूरी बात वो सक्सीड भी हो गया, ये मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है। हम फोटोलिथोग्राफी मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज जिसे दुनिया में गिनती के कंट्रीज रिपेयर कर सकते हैं। ये एक साधारण अप्लायंस रिपेयरमैन से कैसे होगा? शायद डीन जू कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। शायद ये अप्लायंस शॉप एक्चुअली डीन जू का कोई सीक्रेट बेस हो। शायद वो कुछ और ही हाइड करना चाहते हैं। एक एकेडमिक ने भौहें सिकोड़कर कहा। मीटिंग रूम में फिर से शोर उठ गया। चिप के रिजल्ट्स ने उन्हें स्पीचलेस कर दिया था, लेकिन जितनी हैरानी थी उतनी ही क्यूरियोसिटी उस अप्लायंस शॉप के बारे में बढ़ती जा रही थी। हमें जरूर पता लगाना होगा। चावली, कुछ आदमी लेकर जाओ और वो शॉप ढूंढो। देखो ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और याद रहे बिल्कुल डिस्क्रीट रहना। अगले दिन होश संभाल कर मैंने शॉप फिर से खोली। कल जू मेरी शॉप के बीच में ही
बेहोश हो गए थे। किस्मत से एम्बुलेंस जल्दी आ गई, वरना जो कुछ 100 युआन कमाए थे वो भी जाते। तभी दो मिडिल एज्ड आदमी पर्पस के साथ अंदर आए, एकदम सीधे खड़े, चेहरे स्टर्न, कपड़े ऑर्डिनरी लग रहे थे, लेकिन उनसे एक ऑरा निकल रहा था जो आम इंसान से बिल्कुल नहीं मिलता था। बस माथे पर साइन लिखा होना बाकी था। प्लेन क्लोथ्स कॉप अंदर आते ही सर्वे करने लगे। ये कस्टमर्स का बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं था। कल एक केस गया, आज दो और आ गए। मेरी छोटी सी शॉप अब ट्रेंडी स्पॉट बनने वाली है। बॉस अभी खुले हो? हाँ खुले हैं। जेंटलमैन क्या फिक्स करवाना है? इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन जो टर्न नहीं हो रही या अमेरिकन रेफ्रिजरेटर जो कूल नहीं कर रही? बॉस ये देखो। एक आदमी ने एक छोटी स्क्वायर सी डिवाइस काउंटर पर रख दी। कोई स्पेशल पैकेजिंग नहीं। ये क्या है? पुराना MP3 प्लेयर या पुरानी पावर बैंक? हाँ यही है, पुराना म्यूजिक प्लेयर। बॉस फिक्स हो सकता है। म्यूजिक प्लेयर? तुम्हारा म्यूजिक प्लेयर ऐसा दिखता है? किसे बेवकूफ बना रहे हो? जैसे ही वो दोनों अंदर आए थे, मैंने उनके पास मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्कैन कर लिए थे। जो डिवाइस उन्होंने दिखाई वो एक ब्लैक ब्रदर मिलिट्री सिफर मशीन थी। मलफंक्शन का कारण था एक इम्प्रॉपर पावर आउटेज से ट्रिगर्ड सिक्योरिटी लॉक। ये दोनों रिपेयर करवाने नहीं आए, टेस्ट करने आए हैं मुझे। ये नई नहीं लगती, फिक्स करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन पुरानी चीजों पर ही असली क्राफ्ट्समैनशिप की पहचान होती है। अक्सर टूटी नहीं होती, बस एक्टिंग अप कर रही होती है। मैंने ट्रैकिंग डिवाइस हाथ में तोली। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिविल्डर्ड। मेरे मिस्टीरियस गेम के सामने उनका पेशेंस क्लियरली खत्म होने लगा था। इस बार मैंने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी नहीं निकाली, बस डिवाइस को उंगलियों से टैप किया। रिदमिक और स्लो टैपिंग। सुनने में सिंपल लग रहा था, लेकिन सामने के दोनों आदमी पसीने में भीग चुके थे। वो इमरजेंसी रिसेट कोड टाइप कर रहे थे। मैं पहचान गया, ये नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रैकिंग डिवाइस है। ये रिसेट सीक्वेंस एक्चुअली डिवाइस को बिना डिटेक्ट हुए डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन एक अप्लायंस शॉप का मालिक ये कैसे जान सकता है? शक की आंधी उन्हें घेर ही रही थी कि मेरे हाथ में पकड़े डिवाइस की रेड लाइट फ्लैश करने लगी। लो हो गया, मैं कहा था ना। इस तरह की गैजेट को बस एक अच्छे ओवरहॉल की जरूरत होती है। 20 युआन QR कोड से मैंने डिवाइस सीधे टेबल पर फेंकी और दो उंगलियां उठाई। दोनों कंप्लीटली डम्फाउंडेड थे। ये तुम्हें कैसे पता? क्या पहले ही बताया था ना, फैमिली सीक्रेट। ग्रैंडफादर ने यही ट्रिक से गांव के ट्रैक्टर की कॉन्स्टिपेशन ठीक की थी। फिर मैं रुका। लेकिन जेंटलमैन, तुम मुझे ये डिवाइस लाकर MP3 प्लेयर बताते हो? ये बहुत ऑनेस्ट नहीं है। अगर मैंने सच में इसे म्यूजिक प्लेयर समझ लिया होता और खोल के तोड़ दिया होता तो किसकी गलती होती? ये सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। एक बिजली सी उनके बॉडी से गुजरी। उन्होंने सोचा था ये यंग मैन कुछ नहीं जानता, लेकिन वो तो जैसे ही अंदर आए थे इसने सब फिगर आउट कर लिया था। बस बकवास बंद करो, पेमेंट करो और जाओ। बिना पे किए जाने की कोशिश मत करना। यहाँ हर तरफ सर्वेलेंस कैमरास हैं। देते हैं। दोनों फ्रेनेटिकली फोन निकालकर 20 युआन स्कैन करने लगे। और कुछ काम है? फिक्स हो गई तो जाते क्यों नहीं? मैंने पेमेंट कंफर्मेशन देखी। वो दोनों अजीब नजरों से मुझे देखते हुए तेजी से बाहर निकल गए, जैसे आग लगी हो। लेकिन शॉप से थोड़ी दूर जाते ही दोनों कार में बैठ गए और गहरी सांस ली। सर, हम बोल रहे हैं, क्या वो शॉप एग्जिस्ट करती है? हाँ, शॉप डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। बस ये आदमी थोड़ा क्रीपी है, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। जैसे ही हम थ्रेशोल्ड पर गए, उसके ट्रैप में आ गए। उसने तुरंत समझ लिया क्या फिक्स करवाना है, और वो एनक्रिप्टेड अनलॉकिंग मेथड भी जानता है। हमारा एनक्रिप्टेड अनलॉकिंग मेथड। ये कैसे पॉसिबल है? ये माइक्रोफोन टॉप ऑफ द लाइन है। नेशंस के बीच एस्पिनाज ऑपरेशंस काउंटर करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है। मिनिस्टर, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। इस रिपेयर शॉप का ओनर बहुत सस्पिशियस है। इस तरह एक्सप्लेन करना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, दोनों अभी घर जाओ। हॉस्पिटल के डिसइंफेक्टेंट की स्मेल जो के नथुनों में भर गई। हार्ट मॉनिटर की फेंट स्टेडी बीप गूंज रही थी। सर, आंख खुल गई। चिप, मेरी चिप कहाँ है? चिप यहाँ है। छोटा केस झट से उनके पास लाया गया। जू ने जल्दी से चिप देखी, सेफ और साउंड। दिल की धड़कन आखिरकार नॉर्मल हुई और एक राहत की सांस निकली। मुझे हॉस्पिटल से जाना है। डॉक्टर ने कहा है अभी कंडीशन अलाउ नहीं करती, रेस्ट चाहिए। इम्पॉसिबल, ये क्रूशियल मोमेंट है, मुझे निकलना ही होगा। जो जिद से उठ खड़े हुए और जल्दी से कपड़े पहने। नंदो सैटेलाइट चिप को सीने से लगा लिया। कभी ये सिर्फ स्क्रैप मेटल का ढेर था, लेकिन अब ये उनकी सबसे कीमती चीज थी। कार लाओ, अभी चलते हैं। थोड़ी देर बाद 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग सामने आई। कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पार करके कार एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने रुकी। जैसे ही कार रुकी, एक व्हाइट कोट पहने रिसर्चर घबराए हुए चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? डायरेक्टर, सेंट्रल सिस्टम्स से लोग आए हैं, अभी लैब में हैं। सेंट्रल सिस्टम्स? इतनी अचानक? 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन के लिए आए थे। फोटोलिथोग्राफी मशीन के लिए डेवलप की गई नई प्रिसीजन चिप, जो 1% ज्यादा एक्यूरेट है। शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ, तो पर्सनली देखने आ गए। क्या कहा? 1% ज्यादा प्रिसीजन वाली चिप कंप्लीट हो गई। ये सुनते ही जो की आंखें लगभग निकल पड़ी। हाँ, कंप्लीट हो गई। आप और टीम लीडर जो के जाने के कुछ देर बाद ही हम सक्सेस हो गए। परफेक्ट। लेकिन रिपोर्ट सबमिट करने की ऑथराइजेशन किसने दी? रिपोर्ट तभी सबमिट
सबमिट होती है जब पूरा कॉन्फिडेंस हो। चिप अभी बैरली कंप्लीट हुई है और इन्होंने रश करके सेंट्रल सिस्टम को भेज दी। अगर कोई लास्ट मिनट अनफोर्सीन इवेंट आया तो ये साइंटिफिक डेटा और मिलिट्री इंटेलिजेंस फॉल्सिफाई करना होगा। हाई ट्रेजन जितना सीरियस क्राइम। ये ट्रबल ढूंढ रहे हैं क्या? बस सभी प्रोजेक्ट मेंबर्स को अभी बुलाओ। जो भी न्यू चिप डेवलपमेंट में था सब लैब में इकट्ठा हो। जो ने मुड़कर लैब की तरफ दौड़ लगा दी। विशाल क्लीन रूम में एक ग्रुप खड़ा था। फोटोलिथोग्राफी मशीन के आसपास जमा होकर इशारे करते हुए बात कर रहे थे। आगे था यान सेंट्रल सिस्टम के टॉप पर। कैलिब्रेशन मॉड्यूल का फीडबैक लूप मैक्सिमम तक ऑप्टिमाइज हो गया है। ऑप्टिकल पार्ट कंपेंसेशन भी कंप्लीटली रीडिजाइन हुई है। ये टेक्नोलॉजी का सच में कमाल है। और सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि ये सारी ऑप्टिमाइजेशंस एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर पर इंप्लीमेंट हुई हैं, एक भी बेसिक प्रोटोकॉल बदले बिना। ये कैसे पॉसिबल है? डायरेक्टर जू बताइए, आपकी लैब में हो क्या रहा है? लिथोग्राफी मशीन छोड़ो, सिर्फ चिप की बात करो। इसकी ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है? जू के मुंह में जो प्लेजेंट्रीज आ रही थी वो गले में ही अटक गई। एक्सप्लेन करो। लेकिन एक्सप्लेन क्या करें? भगवान, चिप उन्होंने खुद डेवलप की और एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऑनरेबल एकेडमिक्स, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर डायरेक्टली टेस्ट डेटा पर चले तो ज्यादा क्लियर होगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन रॉ डेटा जितनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। नई चिप को बड़े ध्यान से उठाकर बीजीजी प्लेटफॉर्म के टेस्ट स्लॉट में रखा गया। एक साउंड आई और स्लॉट ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। सेल्फ डायग्नोस्टिक एनवायरनमेंट इनिशिएट हुआ। वैक्यूम एनवायरनमेंट ओके। टेम्परेचर स्टेबलाइज्ड एट 21.5 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग एक्टिवेटेड। लो फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन एक्यूरेसी टेस्ट इनिशिएट हो रहा है। कैलिब्रेशन मॉड्यूल रिस्पॉन्स टाइम 3.8 नैनोसेकंड्स। स्टेबल ऑपरेशन। ऑप्टिकल पाथ डिविएशन करेक्शन रेट 12.5 माइक्रोन। डिजाइन स्पेसिफिकेशन से 1.2% ज्यादा। इन रिपोर्ट्स को सुनते ही भीड़ में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। एक सिंपल बेसिक टेस्ट ने ही उन्हें स्पीचलेस कर दिया। यान लाओ, ये फिगर्स ऑलरेडी अस्टाउंडिंग है। हमारी स्टैंडर्ड लिथोग्राफी मशीन का करेक्शन रेट पीक पर 12.1 माइक्रोमीटर्स डिजाइन था। यान लाओ ने सिर हिलाया। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। बेसिक टेस्ट वैलिडेटेड। सेकंड फेज का हाई इंटेंसिटी लॉट टेस्टिंग लॉन्च करो। जू का चेहरा भी इंप्रेसिव था, लेकिन जो कांपना रोके नहीं रुक रहा था वो अंदर की बेचैनी को बता रहा था। कमांड्स कंप्लीट हुए। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन इंस्टेंटली अपीयर हुई। डेटा की एक फ्लड पागलों की तरह चिप से सर्च कर रही थी। ये टेस्ट सिमुलेट कर रहा था लिथोग्राफी मशीन को एक्सट्रीम कंडीशंस में। बहुत हाई प्रिसीजन एक्सपोजर स्टेट और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशनल स्टेट। चिप यूटिलाइजेशन रेट 99.6%। टेम्परेचर राइज 45 डिग्री, 67 डिग्री, 70 डिग्री। सब कुछ इसी पर टिका था। लेबोरेटरी में साइलेंस छा गई। बस नर्वसली निगलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पिछले टेस्ट में जैसे ही चिप सेफ्टी टेम्परेचर पार करती थी, सेल्फ प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता था, फ्रीक्वेंसी गिर जाती थी और कैलिब्रेशन परफॉर्मेंस क्रैश कर देती थी। लेकिन इस मोमेंट में होलोग्रामिक स्क्रीन पर कैलिब्रेशन रिस्पॉन्स टाइम का डेटा वही था, 3.8 नैनोसेकंड्स। हिला नहीं। टेम्परेचर स्टेबलाइज हो गई थी, 76 डिग्री सेल्सियस। एल्डर यान और बाकी सब होलोग्राम को घूरते रहे। आंखों में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। ये चिप इतने टेम्परेचर पर स्टेबल कैसे रह सकती है? इसकी हीट डिसिपेशन कैपेसिटी स्टेबलाइज कैसे हो गई? ये तो उनके सारे ट्रेडिशनल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को उलट कर रख देने वाली बात थी। तभी जू के दिमाग में एक विम आई। वो सेंट्रल सिस्टम के अपने लीडर्स को इम्प्रेस करना चाहता था और उसने बिना किसी की परवाह किए अनाउंस कर दिया, सभी स्टेशनों तैयार हो जाओ। फाइनल टेस्ट। लिथोग्राफी मशीन का एक्सट्रीम वाइब्रेशंस में ऑपरेशन का सिमुलेशन, हाई टेम्परेचर और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के साथ अल्ट्रा प्रिसीजन कैलिब्रेशन और रेजिस्टेंस टेस्टिंग शुरू करो। ये सबसे डिमांडिंग प्रोटोकॉल है। कोई भी चिप इसे विदस्टैंड नहीं कर सकती। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि चिप इंस्टेंटली जल जाएगी। एल्डर यान ने जू को रोकने की कोशिश की। ओल्ड जू, हम ऑलरेडी इस नई चिप की सक्सेस देख चुके हैं और टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं। ये तो परफेक्ट से भी ज्यादा है। लेकिन जू उस वक्त किसी पागल की तरह था, किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। एल्डर यान ने आवाज तेज की, जू, मेरा ऑर्डर सुना नहीं? अभी बंद करो ये टेस्ट। मैंने कहा नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन हाथ उठाने की हिम्मत करता है। यन सच में अंदर से घबरा रहा था। इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चिप, और अगर जू की इस जिद की वजह से वो बर्बाद हो गई तो सबका दिल टूट जाता। सभी टेस्टिंग यूनिट्स के हेड्स के हाथ हवा में ही जम गए थे। माथे से पसीना गालों तक बह रहा था। एक तरफ सेंट्रल सिस्टम था जिसका रैंक इंस्टीट्यूट से कहीं ऊपर था, दूसरी तरफ उनका डायरेक्ट सुपीरियर जो था। किसी को भी दुश्मन बनाना तबाही होती। फिर भी रिसर्चर्स में जो देव का ऑर्डर तोड़ने की हिम्मत नहीं आई। लिथोग्राफी मशीन जो अभी अभी रुकी थी वो दोबारा चालू हो गई। स्क्रीन पर होलोग्रामिक प्रोजेक्शन का डेटा फिर से फ्रैंटिकली स्क्रॉल करने लगा। यान ने चेतावनी दी, जो देव सुन लो, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो कोर्ट मार्टियल के लिए तैयार रहो। लेकिन देव ने जैसे सुना ही नहीं। एल्डर यान की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। कैलिब्रेशन डिविएशन रेट का डेटा ऊपर नीचे उछल रहा था। मतलब चिप एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ऑप्टिकल पाथ कैलिब्रेशन मेंटेन कर रही थी। तभी अचानक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर फाइनल डिविएशन रेट आया और वो था जीरोस की एक पूरी लाइन। 0 डिवीजन, 0 एरर। पूरे कमरे में जैसे वक्त रुक गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फिर से टेस्ट करो। एल्डर यान का चेहरा लाल हो गया था। दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि पीसने की आवाज कमरे में सुनाई दे रही थी। वो पागल बूढ़ा इस चिप को बर्बाद करके ही दम लेगा। लेकिन
लेकिन इस बार टेक्नीशियंस ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन रिस्टार्ट हुई और रिजल्ट फिर 0। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार 0। भगवान, 5 बार। हमारी पुरानी चिप्स तो 1 बार भी नहीं झेल पाती थी। जोदो पूरी तरह गलत साबित हो गया था और ये सोचकर तो और ज्यादा हैरानी होती थी कि इस चिप को एक अप्लायंस रिपेयरमैन ने फिक्स किया था। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। एल्डरयान खुद को रोक नहीं पाया। डायरेक्टर जू, आखिर कहां से ढूंढा है तुमने उस जीनियस को जो लिथोग्राफी मशीन को इस हद तक यूज कर सकता है? जू ने शांति से पूछा। काफी है डीन यान, हमारी चिप आपके स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरी? यान ने माथा झुकाते हुए कहा। बिल्कुल काफी है डायरेक्टर जू, बहुत ज्यादा काफी है। और वो कोर्ट मार्शल वाला प्रपोजल? इस बार जो को थोड़ा पेटी जरूर लगा, लेकिन सच यही था कि ड्रैगन कंट्री का 7वां रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं है। तो सेंट्रल सिस्टम के लोग यहाँ आए ही क्यों? क्या इसीलिए नहीं कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था? जू ने एक स्मग स्माइल के साथ कहा। एक टेस्ट काफी नहीं था तुम्हारे लिए, तो हमने एक साथ 5 दे दिए। अब तो कन्विंस्ड हो? एल्डर यान ने हंसते हुए जवाब दिया। डायरेक्टर जू, हम उस उम्र से निकल चुके हैं जब छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को आवाज लगाई, जाओ मेरी कार की ट्रंक से मेरी सबसे अच्छी एपो टी लेकर आओ। पूरे सेंट्रल सिस्टम में डायरेक्टर जू का नाम सुनकर सब दंग थे। डीन का तेज मिजाज कौन नहीं जानता। तभी एक एम्प्लॉई डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। डायरेक्टर जू, हमारे 5 टेस्ट का डिटेल्ड डेटा रिपोर्ट प्लीज साइन कर दीजिए। जू ने हाथ हिलाया। मुझे अकेला छोड़ो। डीन यान ने झट से उस एम्प्लॉई के हाथ से डॉक्यूमेंट्स ले लिए और बड़े ध्यान से देखने लगे। चेहरे पर मुस्कान फैलती जा रही थी। 5 टेस्ट का डेटा अलग अलग रिजल्ट्स दिखा रहा है। इस चिप की स्टेबिलिटी रेट बढ़ती ही जा रही है। ये फीडबैक कर्व देखो, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। यान डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफ केस में भरते हुए बोले, अगर हमारे पास ऐसा डेटा और होता तो इंग्लैंड हमारा क्या बिगाड़ लेता? फिर उन्होंने जू की तरफ मुड़कर पूछा, यार एक बात बताओ, ये गैजेट सच में उसी अप्लायंस रिपेयरमैन ने बनाई थी? जू ने हाँ में सिर हिलाया। यान ने हैरानी से कहा, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। कम से कम बताओ उसने कौन से मटेरियल्स यूज किए। ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूबल होगा। जू बोले, ठीक है, उस बॉस को कॉल करता हूँ, सब चुप रहो। जू ने नंबर डायल किया। हेलो बॉस, मैं चैन किंग्स का अंकल हूँ, उस दिन रिपेयर के लिए आया था, याद है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे तुम हो? ठीक हो गए? कॉल किस लिए? पैसे मांगने? जू ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, गुड न्यूज देने के लिए। जो फोटोग्राफी मशीन का मॉड्यूल रिपेयर किया था वो परफेक्टली काम कर रहा है। बॉस ने फ्लैट टोन में कहा, तो कोई नई बात बताओ, मुझे पता था। जो ने पूछा, वो आपने क्या यूज किया था उसमें? बॉस ने बेफिक्री से जवाब दिया, एक ऑर्गेनमा जार का लिड था, उसे पाउडर में पीसकर वेल्डिंग में यूज किया। एक्चुअली सोचा था एक एनिमल शेप्ड बिस्कुट टिन का लिड लूंगा, तुमसे कुछ 100 युआन ही लिए। दोस्त का भाव समझो। ये सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। एक ऑर्गेनमा जार के लिड से फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी मास्टर हो जाती है। हॉट सॉस बेचने वाले ब्रांड की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। यान हंसते हंसते बोले, चैनल बॉस, फोटोग्राफी मशीन रिपेयर करने के तरीके तो कमाल के हैं तुम्हारे। पहली बार लगा कि फोटोग्राफी मशीन इतनी लो एंड चीज है, किसी भी लिड से काम चला लेते हो। तभी बॉस की आवाज आई, बहुत बिजी हूँ, नेबर आंट लियू का इंडक्शन कुकटॉप फिक्स करना है, उन्हें खाना बनाना है, बस अब और कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉल कट गई। पूरी लैबोरेटरी में डेथली साइलेंस छा गई। किसी ने पूछा, बॉस ने आखिर में क्या कहा? जू ने मुश्किल से जवाब दिया, कहा कि नेबर मिसेज लियू को खाना बनाना है, इसलिए इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर करने जाना है। खाना बनाने के लिए? जू ने खाली आंखों से दोहराया और अगले ही पल वो स्टिफ होकर मुंह के बल गिर गए। सब चिल्लाए, एम्बुलेंस बुलाओ। कोई 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल रूम में थे। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, कोई सीरियस बात नहीं, बस सडन इमोशनल आउटबर्स्ट की वजह से ब्लड प्रेशर स्पाइक हो गया। इनकी उम्र में स्ट्रॉन्ग इमोशंस से बचना चाहिए। ये सुनकर जू का दिल जो अभी अभी डूब रहा था थोड़ा शांत हुआ। स्ट्रॉन्ग इमोशंस और ऑर्गेनमा जार के लिड से रिपेयर हुई फोटोग्राफी मशीन से ज्यादा पावरफुल इमोशन क्या होगा? ये तो सारी साइंटिफिक थ्योरीज को उलट देने वाली बात थी। बाकी सब रिसर्चर्स जू के पास आ गए। डायरेक्टर जू, उस बॉस से दोबारा कॉन्टेक्ट करवाइए, हमें जानना है कि फोटोग्राफी मशीन रिपेयर करने वाले लिड की होगनमा ब्रांड कौन सी है। ये चाइना के लिए बहुत जरूरी है, आप अकेले मत रखिए इसे। जो ने हाथ उठाया, घबराओ मत, क्रेडिट कहीं नहीं जाएगा। बस उस बॉस का मिजाज बहुत कड़क है, हमारी स्टेटस उसकी नजर में कुछ नहीं। सही मौका देखकर उसे देश की सेवा के लिए कन्विंस करूंगा। सबने समझदारी से सिर हिलाया। उधर दोपहर की सुस्त धूप में मैं सुबह का काम निपटाकर आराम कर रहा था, हाथ सिर के पीछे रखे कुर्सी पर हिलते हुए सोच रहा था कि आज खाने में क्या होगा। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, लिटिल चेन। अरे लिटिल चेन, खाया नहीं अभी तक? देखो इंडक्शन हॉब फिक्स हो गया, कितनी जल्दी। ग्रैंडमा ने ब्रेस्ड पोर्क बनाया है, आओ चखो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया ग्रैंडमा। सच कहूँ तो 800 मसालों वाला रेस्टोरेंट का खाना भी उस होममेड खाने के सामने कुछ नहीं जो सिर्फ नमक और डार्क सोय सॉस से बने, कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ग्रैंडमा बोली, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, तुम रिपेयर के पैसे भी नहीं लेते। आज तुम्हारे बिना ग्रैंडमा खाना भी नहीं बना पाती। तुम तो ऑफिशियल कस्टमर सर्विस से भी बेहतर हो। इधर ये बातें हो रही थी। उधर सेंट्रल सिस्टम के मेन ऑफिस में 2 आदमी खड़े थे जिनके सिर इतने झुके थे कि लगभग जमीन छू रहे थे। उनके सामने डेस्क पर बैठे मेन्जुआन
ज्वाइंट की पीठ बिल्कुल सीधी थी और सामने रखा था वो बग जो मैंने रिपेयर किया था, एक मिलिट्री ग्रेड बग, अल्फा रेटेड सिक्योरिटी, जिसकी कोर टेक्नोलॉजी को कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर फाइनलाइज किया था और एक छोटी सी रिपेयर शॉप के मालिक ने उसे हैक कर लिया था। कितना वक्त लगा उसे? 5 मिनट नहीं, 6 मिनट। एक मिलिट्री ग्रेड स्पाई डिवाइस बिना किसी टूल के हैक किया। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मेंजुआंट की आवाज में गुस्सा साफ था। एक ऑफिसर ने जवाब दिया, सर ये सच है, हम म्यूजिक प्लेयर बोलकर गए थे। उसने लेते ही टॉप सीक्रेट रिब्यूट सीक्वेंस टाइप किया, वो सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया जिस पर हम काफी वक्त से अटैक कर रहे थे और कभी सक्सेस नहीं मिली। ऐसे लगा जैसे वो शुरू से जानता था कि ये क्या है। एक अप्लायंस रिपेयरमैन ने बिना किसी टूल के सिर्फ उंगली से टैप करके सब कर दिया। एग्जैक्टली साइंस फिक्शन मूवी जैसा था। पूरे ऑफिस में एक भारी खामोशी छा गई। मेंजुएंट ने कुर्सी पर टेक लगाई, आंखें बंद की, सांसें स्टेडी थी लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। उस शॉप में कुछ स्पेशल था? नहीं सर, बिल्कुल ऑर्डिनरी रिपेयर शॉप थी। तेल के दाग, हर तरफ स्पेयर पार्ट्स, बेहद मेसी। हमने कई बार इंस्पेक्ट किया, कोई सीक्रेट कंपार्टमेंट नहीं, कोई हाईटेक इक्विपमेंट नहीं। मेंजुएंट ने गहरी सांस ली, चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट था। जो इंसान इतनी आसानी से इसे डिसाइफर कर सके वो एक मेसी रिपेयर शॉप में बैठा हो, ये बात अपने आप में बहुत स्ट्रेंज है। या तो ये जू का हिडन एसेट है। फिर उन्होंने खुद ही आइडिया खारिज किया, नहीं, अगर जू का एसेट होता तो जू कभी बताता नहीं। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। डायरेक्टर सोने, जल्दी देखिए, जो झूठ नहीं बोल रहा था, 1% एक्यूरेसी सच है। मेंजुआंट ने डॉक्यूमेंट लिया, नजर डाली और तुरंत माथे पर बल पड़ गए। ये रिपोर्ट डीन यान ने 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट से भेजी है। डायरेक्टर सोने, इस रिपोर्ट के साथ हम दुनिया को चाइना की ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू अनाउंस कर सकते हैं। और डीन यान तुम्हारे साथ नहीं आए? डीन यान हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ? बीमार नहीं है, बस रिपोर्ट देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा। एक्साइटमेंट स्पाइक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सोने बिल्कुल स्पीचलेस रह गए। लगता था वो दिन आ ही गया था जब चाइना वेस्टर्न ब्लॉकेट तोड़ने वाला था। तभी डेस्क पर फोन बजा। हेलो जनरल जियो। हाँ मैं जानता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं जनरल जियो, मैं जानता हूँ तुम सब यूआईओ को फंसाना चाहते हो, लेकिन जो तुम मांग रहे हो वो रेगुलेशंस के खिलाफ है। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। फोन उठाते ही सोने ने एक के बाद एक रिफ्यूजल्स दे दिए। चेहरा हर पल और सख्त होता जा रहा था। जाओ, मैं हेल्प नहीं करना नहीं चाहता, बात यह है कि कर नहीं सकता। सीईओ एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिस्ट है। मिलिट्री मैन्यूअर्स में यूआईएओ हर कमांडर का नाइटमेयर होता है। वो कभी रूल्स से नहीं खेलता, उसकी टैक्टिक्स बेहद कनिंग है। पिछले साल जाओ की एलिट आर्मर्ड डिवीजन एक्सरसाइज एरिया का आधा हिस्सा भी पार नहीं कर पाई थी कि कमांड ने पूरी यूनिट को वाइप्ड आउट डिक्लेयर कर दिया। जाओ की आवाज आई। योशियो के साथ मैन्यूवर्स में एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं। वायोसोन, इस बार एक्सरसाइज फ्यूचर हाईटेक वॉर पर फोकस्ड है। हम पुरानी आर्मी से फ्यूचर वॉर नहीं लड़ सकते। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इस बार मुझे योशियाओ को कॉर्नर करना ही है। सोने बोले, ओल्ड मैन जाओ, आर्मी के अपने रूल्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के अपने, दोनों अलग सिस्टम्स हैं। इंस्टीट्यूट का इक्विपमेंट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में यूज नहीं हो सकता। सोने का चेहरा तन गया था। अगर उसने हेल्प की तो बहुत बड़ी गलती होगी। एक्सरसाइज कमांड वेपन्स इंस्पेक्ट करेगी और शक सीधे उन पर आएगा। जाओ बोले, रूल्स तोड़ने के लिए ही बनते हैं। इंसान जिंदा होते हैं। एक बार हेल्प करो, अपने बेस्ट ट्रेन्ड सोल्जर्स तुम्हारी सिक्योरिटी पर लगा दूंगा, साथ में 20 साल पुरानी म्योटे की कुछ बॉटल्स भी। मेरे पास गार्ड्स हैं, दारू की कमी भी नहीं। ब्रदर सोने, एक काम करो, लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन कुछ भी दे दो। लैब का कोई प्रोटोटाइप जिसमें थोड़ी सी भी पोटेंशियल हो, बस इतना काफी है। जाओ की आवाज में लगभग गिड़गिड़ाहट थी। सोने के माथे पर पसीना आ गया। वो जानते थे कि ये मैन्यूवर्स आर्मी के लिए कितनी जरूरी थी। तुमसे इक्विपमेंट लिया तो एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तुम्हें टफ बनाने के लिए है। जाओ बोले, ब्रदर योशियाओ की टैक्टिक्स को ट्रेनिंग कह रहे हो तुम। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन लॉन्चेस, एग्जैक्टली साइंस फिक्शन जैसा है। मेरे रेडार्स डिटेक्ट भी नहीं कर पाते और कमांड बोल देती है एक्सरसाइज खत्म। अगर सच में नहीं दे सकते तो कम से कम प्रिसीजन गाइडेंस चिप्स दे दो, मैं खुद वॉरहेड्स पर इंस्टॉल कर लूंगा। जनरल जाओ, ये प्रिंसिपल की बात है। मिनिस्टर सोने, आप तो सच में रोल मॉडल हैं, तो फिर मेरी लाश उठाने आ जाना। जाओ ने फोन पटक दिया। सोने हाथ में साइलेंट रिसीवर लिए बैठे रहे। इस बार उन्होंने सच में जाओ को नाराज कर दिया था। उधर रिसर्च इंस्टीट्यूट 7 की लैब में मशीन्स की गुनगुनाहट के बीच लैब कोट्स में रिसर्चर्स इधर उधर भाग रहे थे। एक रिसर्चर ने दूसरे से पूछा, डायरेक्टर जू इस बार क्या कर रहे हैं? पता नहीं, सुना है नुओ 3 रिपेयर करवाई है, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है। नंदो 3? लेकिन वो तो स्पेस प्रोग्राम का अबैंडन्ड प्रोजेक्ट था। डायरेक्टर जू ने कहाँ से रिपेयर करवाया? वही रिपेयर शॉप तो नहीं होगी? वो शॉप सच में रोडो 3 जैसी चीज भी फिक्स कर सकती है? सब थोड़े बिलीवर्ड थे। उस मिस्टीरियस रिपेयर शॉप के आने के बाद से उनका वर्कलोड जैसे कभी खत्म ही नहीं होता था। पहले मशीन्स को थोड़ा ब्रेक मिलता था, अब नॉन स्टॉप काम था। तभी किसी ने आवाज लगाई, ये क्या बातें कर रहे हो, जल्दी करो, डायरेक्टर जू बस आने ही वाले हैं। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि जू प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने एक स्मॉल ब्रीफकेस लिए अंदर आ गए। प्रेपरेशंस कैसी हैं? सर सब रेडी है। अच्छा, नंदो 3 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के हाई प्रिसीजन एटॉमिक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन
चिप का टेस्ट ऑफिशियली शुरू होता है। नंदो 3 चिप रेडी करो, टारगेट लॉक करो, सिमुलेटेड इंटरफेरेंस सिग्नल लॉन्च करो, इंटेंसिटी लेवल 5। लेवल 5 अनाउंस करते वक्त एक स्लाइट हेजिटेशन आई क्योंकि लेवल 5 इंटरफेरेंस लगभग वर्स्ट कॉम्बैट कंडीशंस का सिमुलेशन था। ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता। शुरू करो। जू देओ के कमांड पर ड्रोन मूव करने लगा। प्रोजेक्शन स्क्रीन पर ड्रोन के सारे पैरामीटर्स दिख रहे थे। अगले ही पल एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली बदल गया। डेटा स्पाइक होने लगा। कॉम्प्लेक्स इंटरफेरेंस सिग्नल्स ने ड्रोन को कंप्लीटली घेर लिया और जो डिवाइस अभी परफेक्टली स्टेबल थी वो वबल करने लगी। अलर्ट, ड्रोन ट्रेजेक्टरी डिविएशन। जोदेओ का चेहरा देखा, डिसअपॉइंटमेंट साफ था। फेलियर, जैसा मुझे डर था। दुनिया सबके साथ फेयर है। शेन योंजो का लिथोग्राफी मशीन रिपेयर करना पहले से ही इनक्रेडिबल था। नांदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम उनकी एक्सपर्टीज से बाहर था। लेकिन जैसे ही जोदेओ ने निराशी में सिर झुकाया, कमरे में सडनली एक्सक्लेमेशंस गूंज उठे। उन्होंने झट से सिर उठाया और देखा कि होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक तीसरा डेटा सेट आ गया था, चिप के खुद के एल्गोरिदम से। उस एल्गोरिदम ने ड्रोन के डेटा को ओवरराइट करके अपना सुपर इम्पोज कर दिया और देखते ही देखते लार्ज स्क्रीन का डेटा स्टेबलाइज हो गया, बिल्कुल स्टिल, और ड्रोन स्काई में सेफली सर्कल करने लगा। ये क्या था? हमारे सैटेलाइट्स में ऐसा कुछ होता है, लेकिन नांडू सैटेलाइट में नहीं था, लेकिन चेन बॉस के पास था। जू के चेहरे पर एक्सट्रीमली स्मग स्माइल आ गई। मैंने अंदर एल्गोरिदम थोड़ा ट्यूक किया था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी रैंडम सी मॉडिफिकेशन से ड्रोन लेवल 5 इंटरफेरेंस में भी सर्वाइव कर लेगा। किसी ने आवाज में वंडर के साथ कहा, इस बंदे को इंस्टीट्यूट में ले आए तो क्या ही बात हो, लेकिन आखिर ये बॉस है कौन? क्या वो सच में कुछ भी फिक्स कर सकता है? भीड़ में क्यूरियोसिटी बढ़ गई। एयरलाइनर मॉड्यूल फॉल्टी था, फिक्स कर दिया। नांडू चिप नंबर 3 फिक्स कर दिया, और हर बार जो उसके हाथ से निकलता है वो पहले से बेहतर होकर निकलता है। ये सुनकर सीन फ्रीज हो गया। सब स्टंट थे। ये डेटा सिर्फ नंदो नंबर 3 की सक्सेस नहीं था, ये यूक्सिया की साइंटिफिक रिसर्च हिस्ट्री में एक अनप्रेसिडेंटेड ब्रेक थ्रू था। इधर जू फोन डायल कर रहे थे। हेलो चेन बॉस, मैं हूँ। रिया चिप नंबर 3 के बारे में, वो जो आपकी शॉप में ऑलमोस्ट डेड हो गई थी। बॉस की आवाज आई, तो कॉल किस लिए? पैसे मांगने? नहीं, गुड न्यूज देने के लिए। आपने जो चिप रिपेयर की वो अब 100th ऑफ अ मिलीमीटर तक स्टेबल है। ट्रूली रिमार्केबल रिजल्ट है। बॉस ने फ्लैट टोन में कहा। ठीक है, और कुछ? जू एक्साइटेडली बात करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई एंथुजियाज्म नहीं था। सरप्राइज नहीं है बॉस इस डेटा से? सरप्राइज क्यों हूँ? मुझे चार्लेटन समझते हो। मेरे प्रिंसिपल्स हैं, तुमसे कुछ 100 युआन लिए हैं। क्या लगता है बेकार लिए? बॉस, वो बात नहीं है। बीप, कॉल कट गई। जू थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे थे। लगा जैसे वो खुद ही ट्रैप में फंस गए। एक रिसर्चर ने पूछा, मिस्टर डायरेक्टर ठीक है? हाँ, ये चिप इंस्टॉल करो, मुझे एरोस्पेस डिपार्टमेंट जाना है। रिया नंबर 3 एरोस्पेस डिपार्टमेंट से ही आई थी। उन्होंने कहा था कि ये रिपेयर नहीं होगी और लक ट्राई करने के लिए जो को दे दी थी। उधर शहर के दूसरी तरफ एक मिलिट्री व्हीकल एरोस्पेस सिस्टम्स डिपार्टमेंट की तरफ स्पीड से जा रही थी। बैक सीट में जियो का चेहरा बिल्कुल ठंडरस था। उस स्टबन म्यूल ने हेल्प नहीं की। ठीक है, एरोस्पेस सिस्टम्स डिपार्टमेंट में जेंकीवेन से डायरेक्टली मिलता हूँ, कम से कम यहाँ उड़ने वालों का ख्याल रखा जाता है। इस सोच के साथ जाओ के दिल में उम्मीद जागी। एरोस्पेस सिस्टम्स डिपार्टमेंट के अंदर फिगर्स इधर उधर भाग रहे थे। इंडिस्क्राइबेबल केओस था। जेंकीवेन का ऑफिस किसी ऑफिस जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वॉर टाइम कमांड पोस्ट जैसा था। फोन्स लगातार बज रहे थे। भीड़ का आना जाना किसी मार्केट प्लेस से कम नहीं था। सब जैसे हाइपर एक्टिव मोड में थे, बस चेहरों पर अर्जेंट लिखा होना बाकी था। मिनिस्टर साहब, ड्रोन इंजन्स की रिपोर्ट पर सिग्नेचर चाहिए। 1 मिनट रुको मिनिस्टर, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 के सर्किट्स इंप्रूव करने का प्लान देखना जरूरी है। जेनवेन एक हाथ में फोन पकड़े डेस्क पर बैठे थे, आंखें डॉक्यूमेंट्स पर जमी थीं। उस वक्त वो चाहते थे कि किसी तरह खुद को डुप्लीकेट कर लें। तभी एंट्रेंस से एक एक्साइटेड आवाज आई, ओल्ड मैन, यहाँ कैसे? जो ने खुशी से कहा, नांडू 3 चिप देखो, एनकैप्सुलेशन के साथ। हमने नांडू 3 रिपेयर कर दी तुम्हारे लिए। जेनवेन ने हैरानी से कहा, नांडू 3? वो प्रोजेक्ट तो अबैंडन नहीं था। कहाँ से रिपेयर करवाई और परफॉर्मेंस कैसी है? जू बोले, मैंने पहले ही इनिशियल चेक्स कर लिए हैं। प्रिसीजन और एंटी इंटरफेरेंस कैपेबिलिटी देखकर तुम स्पीचलेस हो जाओगे। जेनवेन ने थके हुए लहजे में कहा, बस ओल्ड जू, अभी वक्त नहीं है। ये फाइल्स का पहाड़ देख रहे हो, खुद देखना है तो देखो। आज तुम पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। जू ने जोर दिया, लेकिन मैंने सच में फिक्स की है। जेनवेन ने नाराजगी से घूरते हुए कहा, एक बार और साफ बोल देता हूँ, नांदू 3 प्रोजेक्ट को हायर अथॉरिटीज ने बहुत पहले कंडेम कर दिया था। इसे रिपेयर करने में कोलोसल रिसोर्सेज लगते, कोई गारंटी नहीं थी। जू ने कहा, लेकिन मैंने सच में रिपेयर की है, एक बार देख तो लो। नहीं, हाँ हाँ। जेनवेन ने इरिटेशन में ब्रीफकेस दूर धकेल दिया। जू का चेहरा तुरंत उतर गया। पैर के तलवे से सिर तक गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने ब्रीफकेस उठाया और बिना एक शब्द कहे ऑफिस से निकल गए। ठीक उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से एक और फिगर निकली। जो और उनका बॉडीगार्ड, दोनों के चेहरे एक दूसरे से ज्यादा डार्क थे। जो बड़बड़ाए, ये जेनवेन भी बिल्कुल सोमिनेंट जैसा है, प्रिंसिपल का इतना पक्का कि हैंडल करना इम्पॉसिबल है। थ्रेट्स भी किए, फ्लैटरी भी की, लेकिन ये जेनकीवेन टस से मस नहीं हुआ। नंदो 3 की बात करना बेकार गया। तभी कोर्टयार्ड में उन्हें किसी की बड़बड़ाहट सुनाई दी।
नंदो, वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कुछ समय पहले अबैंडन्ड हो गया था, वो कटिंग एज प्रोजेक्ट? जाओ ने सिर घुमाया और नजर जू से मिली, जिनका चेहरा किसी एंग्री गोस्ट से भी ज्यादा सलन था। गुड मॉर्निंग सर, अभी नांदू 3 की बात कर रहे थे? ये सुनकर जू ने सिर उठाया और फ्रीज हो गए। भगवान, शोल्डर पर स्टार्स देखकर ही समझ आ गया। जनरल, हाँ नंदू 3, हमारे 7वीं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने नांदू 3 चिप रिपेयर कर दी है। लेकिन वो बेवकूफ जेनकीवेन कुछ समझता ही नहीं, बोलता रहा कि नंदो 3 कॉन्टिफेक्टर है। जो ने क्विकली जियो को ग्रीट किया और अपना स्मॉल बॉक्स प्रेजेंट किया। जियो ने कहा, नंदो 3, मुझे लगता था ये प्रोजेक्ट अबैंडन हो चुका था। जो बोले, वो पहले था, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रॉब्लम ओवरकम कर ली है, चिप टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, अब इसकी प्रिसीजन इतनी है कि मक्खी को टारगेट कर सके, एंटी इंटरफेरेंस कैपेबिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल की है, आसमान गिर जाए तो भी काम करती रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका खुद का इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग एल्गोरिदम है। फाइनली एक रिसेप्टिव ऑडियंस मिला था। जू पैशनेट प्रेजेंटेशन मोड में आ गए। जाओ अमेजमेंट से सुन रहे थे, सच में इतनी पावरफुल है? वो जनरल थे, ट्रूप्स लीड करना जानते थे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च डेटा उनकी समझ से बाहर था। जू बोले, जनरल मैं आपसे कैसे झूठ बोलूंगा, अगर इसे मिसाइल पर इंस्टॉल करें तो एब्सोल्यूट प्रिसीजन, सोल्जर्स को इक्विप करें तो वो एनिमी लाइंस के पीछे जाकर टारगेट्स मार्क कर सकते हैं, HQ से कांस्टेंट कांटेक्ट रख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। जाओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे, पहले इंटरेस्ट, फिर डाउट, फिर शॉक, सांसें अपने आप तेज हो गईं। हाई प्रिसीजन टारगेटिंग, अल्ट्रा रेसिस्टेंट टू जैमिंग, इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल, हर वर्ड जाओ के दिल में प्रिसीजन से लगा। गारंटी दे सकते हो? बिल्कुल, मैं 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, मेरी रैंक के डायरेक्टर की बात का वेट होता है। ठीक है, तो मैं मास प्रोडक्शन के लिए स्पेशल फंड्स रिलीज करने को तैयार हूँ, अगर कम पड़े तो एडिशनल फंडिंग भी लूंगा, लेकिन पहले हमारी ट्रूप्स इसे ट्राई करेंगी, शॉर्ट टर्म में किसी और को सप्लाई नहीं होगी। जू ने समझाया, जनरल मास प्रोडक्शन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस चिप का इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल और लॉजिकल ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट है। ये एक एंटायरली न्यू सिस्टम है, कल की दुनिया खोलने की है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक की है और हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह नहीं समझते। सबसे जरूरी है कि इसे सैटेलाइट से कनेक्ट करना होगा। जाओ ने कहा, चिंता मत करो, हाईएस्ट अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तुम्हारी हेल्प करें। इतने पावरफुल देश में फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हुए इतनी छोटी चिप डिसाइफर नहीं होगी, ये मैं नहीं मानता। जू ने धीरे से कहा, नहीं होगा जनरल, मतलब देश के सारे इंस्टीट्यूट्स, बताओ किसके पास जाऊं, और तुम कह रहे हो कोई नहीं कर सकता। जाओ की आईब्रोज चढ़ गई, उनकी नजर में फिनिश्ड प्रोडक्ट होना मतलब आंसर की होना था, कॉपी करो और हो गया। नहीं जनरल, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स सच में नहीं कर सकते। तो फिर कौन कर सकता है? एक अप्लायंस रिपेयरमैन। क्या? जाओ की आवाज कई ऑक्टेव्स ऊपर चली गई। उन्हें खुद पर शक हुआ कि सुना सही या नहीं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं कर सकते वो एक अप्लायंस रिपेयरमैन को सौंपना है? मजाक कर रहे हो? देश के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का कटिंग एज प्रोजेक्ट है ये। जू ने हाथ जोड़े, जनरल मैं जानता हूँ अबसर्ड लगता है, लेकिन ये लंबी कहानी है, कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं होगी, चलिए मेरे साथ समझ जाएंगे। उधर रिपेयर शॉप में बर्न्ड प्लास्टिक की स्मेल हवा में थी। मैं ट्वीजर्स से एक पुराने एम्पलीफायर पर चावल के दाने से भी छोटा कैपेसिटर रिप्लेस कर रहा था। 80s एम्पलीफायर रिपेयर, टेक पॉइंट अर्नड 2, करंट टेक पॉइंट 1940। ट्वीजर्स रखते ही मैकेनिकल वॉइस आई, कितने दिन हो गए थे सिर्फ राइस कुकर्स और इंडक्शन कुकटॉप्स रिपेयर करते हुए टेक पॉइंट्स स्नेल की रफ्तार से बढ़ रहे थे। लिथोग्राफी मशीन और नांडू 3 चिप रिपेयर में देखो कितने पॉइंट्स मिले थे। इस रफ्तार से तो सोल्जर का एक्सोस्केलेटन अफोर्ड करना दूर की बात, जानसिग्न स्पेसशिप के ब्लूप्रिंट्स भी नहीं मिलेंगे। तभी शॉप के सामने एक मिलिट्री व्हीकल रुकी। उस बिल्कुल ऑर्डिनरी सी स्ट्रीट को देखकर जाओ की आईब्राउज चढ़ गईं। जू ने कहा, जनरल आ गए, स्ट्रीट थोड़ी क्योटिक है, वेंडर्स की आवाजें हर तरफ से आ रही हैं, काफी लोग हैं, लेकिन किसी भी दूसरी स्मॉल स्ट्रीट से अलग नहीं लगती। जाओ ने सार्कास्टिकली कहा, सीक्रेट बेस यहाँ है और किसी को पता नहीं चलेगा? अंदर कैसे जाते हैं, पासवर्ड क्या है? जो ने जल्दी से कहा, जनरल कोई सीक्रेट बेस नहीं है, कोई स्पेशल एंट्रेंस नहीं, बस यही वो रिपेयर शॉप है। जाओ ने गुस्से से कहा, जोडू मुझे मजाक के लिए नहीं लाए हो, नांदू 3 जो रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं कर सके उसके लिए इस जगह लाए हो, मिलिट्री मैन्यूवर्स शुरू होने वाले हैं, टाइम वेस्ट करने का शौक है। जू ने कहा, जनरल प्लीज काम डाउन, यहीं पर नांदू 3 रिपेयर हुई थी और कुछ दिन पहले फोटोलिथोग्राफी मशीन की एक्यूरेसी भी यहीं एडजस्ट हुई थी, अगर यहाँ नहीं हो सकता तो दुनिया में कहीं नहीं होगा। जाओ ने चौंकते हुए पूछा, क्या फोटोलिथोग्राफी मशीन्स भी रिपेयर करते हैं यहाँ? वो जू को इंटेंटली देखने लगे, आखिर 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, इस कैलिबर का आदमी मुझे फंसाने के लिए झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है चलते हैं अंदर, लेकिन अगर वैसा नहीं निकला जैसा बताया है तो चाहे दुनिया के किंग हो उड़ा दूंगा। जाओ ने कपड़े ठीक किए और रिपेयर शॉप की तरफ बढ़े। जू ने राहत की सांस ली। डिटेक्शन ऑफ रिपेयरेबल ऑब्जेक्ट्स, टाइप 3 टैक्टिकल फ्लैशलाइट, इंटरनल सर्किट शॉर्ट सर्किट, इंडिविजुअल टैक्टिकल गॉगल्स, फैल्कन थर्मल इमेजिंग लेयर पील्ड ऑफ, डैमेज्ड हमिंगबर्ड माइक्रो कम्युनिकेटर सिग्नल रिसीवर मॉड्यूल। जैसे ही वो अंदर आए मैंने जाओ के साथ वाले बंदे पर तुरंत रिपेयरेबल चीजें स्पॉट कर ली। ये सब मिलिट्री इक्विपमेंट था और जो ग्रुप लीड कर रहा था वो क्लियरली कोई बड़ा आदमी था, आर्मी का बड़ा ऑफिसर। जू ने कहा, बॉस काफी टाइम
टाइम हो गया। मैंने पॉलिटनेस से कहा, सर काफी टाइम हुआ, कैसे हैं? कस्टमर इज किंग, पॉलिट तो रहना पड़ेगा। जो बोले, बिल्कुल ठीक है, चिप भी ठीक है, जो भी रिपेयर करते हो चेन बॉस परफेक्टली काम करता है। वापस जाकर पूरी बैटरी ऑफ टेस्ट की, परफॉर्मेंस ओरिजिनल से भी बेटर निकली। मैंने फ्लैट टोन में कहा, कोई नई बात बताओ। जाओ ने साइडवेज नजर से देखा। उन्हें कम से कम 40 से 50 साल के किसी एक्सपर्ट की उम्मीद थी, लेकिन ये तो मुश्किल से 20 साल का लड़का था। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की उम्मीद थी, लेकिन रस्ट और बर्न प्लास्टिक की स्मेल के अलावा कुछ नहीं था। यंग, स्मूथ टॉकिंग, नो चैलेंट, एरोगेंट, और ये एक्सपर्ट माना जाए। जाओ मन ही मन बोले, ये तो बुरा मजाक है। मैंने कहा, जनरल अभी शुरू भी नहीं हुए और तुम्हारे साथ जो चीफ और एडीडी कैंप है, उनकी बेल्ट पर टैक्टिकल फ्लैशलाइट का सर्किट बोर्ड प्रॉब्लम में है। गॉगल्स की थर्मल इमेजिंग कोटिंग पूरी तरह पीलिंग ऑफ हो रही है, रात को अंधे के बराबर है, और माइक्रो कम्युनिकेटर का सिग्नल मॉड्यूल भी फ्राइड है। ये मुंह पर एक्सप्लोड नहीं होगा, इसकी चिंता नहीं है। मेरी आवाज लाउड नहीं थी, लेकिन सबके कानों तक पहुंची, खासकर जाओ के एडडी कैंप के। उसने इनक्रेजुलसली पूछा, ये कैसे पॉसिबल है? जाओ के एडडी कैंप ने रिपोर्ट किया, जनरल फ्लैशलाइट कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में एक्सीडेंटली डैमेज हुई थी। गॉगल्स और कम्युनिकेटर ब्रेकडाउन हो गए थे। आज रिप्लेस करने का प्लान था, लेकिन राउट सडनली बदल गया। जाओ भड़क गए, इतना इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट तोड़ रखा है। मिशन पर हो या पार्क में घूम रहे हो, रिपोर्ट किए बिना रिप्लेस नहीं होता। बैटलफील्ड पर तो वॉकिंग टारगेट बन जाते। जाओ पहले से गुस्से में थे और अब एडडे कैंप पर उंगली उठाकर बरस रहे थे, लेकिन तभी जो का बॉडी फ्रीज हो गया। वो अंदर आते वक्त एक वर्ड नहीं बोले थे, तो इस लड़के को ये सब कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? तब कहीं जाकर जाओ को रियलाइज हुआ, उनकी आंखें मुझ पर जम गईं। सालों की कॉम्बैट ट्रेनिंग से उस बूढ़े सोल्जर में एक आइस एरा आ गई थी, जो अचानक अनलैश हो गई। जो डर के मारे उछल पड़े। उन्हें लगा जाओ के ऑर्डर पर एडडे कैंप मुझे बाहर खींचकर पीट देगा। मैंने बिना घबराए कहा, ऑनेस्ट लोग बॉडीगार्ड लेकर नहीं चलते। वैसे आर्मी में रैंक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी जगह है। मेरे टेरिटरी पर ड्रैगन को भी झुकना पड़ता है और टाइगर को भी लेटना पड़ता है। पसंद नहीं तो दरवाजा खुला है। जू की आंखें फट गईं। चेन बॉस इतना डायरेक्ट मत हो, ये जनरल हैं, चाहे तो तुम्हारी शॉप को ब्लास्ट फर्नेस में डाल दें। जाओ भी स्टंट थे। डिसबिलीफ और शॉक दोनों उनकी आंखों में दिखे। सालों में ड्रिल सार्जेंट की कुछ किक्स के बाद किसी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जाओ के एडडी कैंप से रहा नहीं गया। उसने मुट्ठी बांधी और मेरी तरफ लपका। रुको, जाओ ने ऑर्डर दिया। एडडे कैंप जहां था वहीं फ्रीज हो गया और पीछे हट गया। मैंने कामली कहा, ये रिपेयर शॉप है, बॉक्सिंग रिंग नहीं। लड़ना है तो बाहर जाओ। ऊपर से मैं काम था, लेकिन अंदर से डर के मारे जान निकल रही थी। उस बॉडीगार्ड की मसल्स बैगी क्लोथ्स के नीचे से भी दिख रही थी। अगर उसकी मुट्ठी मेरे सिर पर पड़ती तो इस स्टोरी का यही एंड हो जाता। जू ने क्विकली टॉपिक चेंज किया। चेन बॉस, पिछली बार नांडू 3 चिप रिपेयर की थी, हम उसे वॉरहेड पर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, ट्रैकिंग फंक्शन के लिए। क्या कर सकते हो? मुझे सडनली इंटरेस्ट हुआ। ये तो सीरियस मैटर है, आखिर करना क्या है? जाओ ने ग्रेवली देखते हुए कहा, अम्निशन है। हमारी ब्लू आर्मी में एक UIA है, हर बार उससे हारते हैं, इस बार जीतना है। कर सकते हो? मैं समझ गया। अगर मैंने मना किया तो ये सारे पुराने नए हिसाब चुकता कर देंगे। मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इतने पैसे चाहिए। मैंने 5 उंगलियां उठाई। जू ने खुशी से फोन निकाला भी। 500 हो जाएगा। मैंने रोका, इस बार 50,000। क्यों? पहले 500 थे, अचानक इतना? क्योंकि इनकी शक्ल पसंद नहीं आई, मेरे साथ बदतमीजी की। 50,000 तो दोस्त का भाव है। मैंने जाओ की तरफ इशारा किया। जाओ ने बिना झिझके कहा, 50,000 मंजूर, और काम अच्छा हुआ तो 50,000 और। अगले ही पल पेमेंट कंफर्मेशन का बीप आया, और इस तरह ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ लग गया। वो मेरा काम सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये काम यहाँ नहीं होगा। मैंने कहा, काम तुम्हारी जगह पर होगा। जाओ ने पूछा, क्यों? ये हमारा मेन प्रोजेक्ट साइट है, यहाँ कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा नहीं है। मैंने समझाया, कोई ऑफेंस नहीं, लेकिन तुम क्लियरली बड़े आदमी लगते हो। सच में मुझसे नंदो 3 एक सिंगल बुलेट पर माउंट करवाओगे? उसके लिए कम से कम एक सॉलिड शेल चाहिए। वो चीज शहर के बीच में नहीं निकाल सकते। अगर वो कॉन्ट्रैप्शन यहाँ दिखी तो मैं फ्रंट पेज न्यूज बन जाऊंगा। जाओ एक बार फिर स्पीचलेस हो गए, लेकिन इस बार पूरी तरह कन्विंस्ड भी थे। उन्होंने चिप इंस्टॉल करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये प्रॉब्लम उनके दिमाग में आई ही नहीं थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं सीधे पीछे स्टोरेज रूम में चला गया। जू और जाओ दोनों स्टंट खड़े रहे। उन्हें लगा मैं कोई सूटकेस वगैरह लेकर आऊंगा, लेकिन मैं एक घिसा पिटा कैनवस बैग लेकर निकला। जाओ ने हैरानी से कहा, बस यही और इंस्ट्रूमेंट्स? इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ हैं, उन्हें क्यों नहीं ले रहे? मैंने डिस्डेनफुल नजर से जाओ को देखा और बोला, मेरा दिमाग ही सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, और हील घुमाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। जो ने धीरे से कहा, खैर टेक्नीशियन तो है, जब तक योशियाओ से जीत दिलाए, जो कहे वो गॉस्पल। बाहर आकर मैंने कहा, पैदल आए थे क्या? पूरी कार है बस, प्लेन नहीं है, टैंक नहीं है, लेकिन कम से कम मिलिट्री व्हीकल तो होनी चाहिए। जो ने झट से गार्ड्स को सिग्नल दिया और थोड़ी देर में एक ऑर्डिनरी कार और एक मिलिट्री व्हीकल आ गई। मैंने मन में सोचा, बुरा नहीं, जिंदगी में पहली बार मिलिट्री व्हीकल में बैठने का मौका मिला। चलो। दोनों कार्स तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। मैं बैक सीट पर टेक लगाकर आंखें बंद करके आराम करने लगा। कन्वेंशनल वॉरहेड में चिप ऐड करना, ये काम चेन वेव्स रिपेयर करने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था। कन्वेंशनल वॉरहेड का फ्लाइट पाथ, खासकर
खासकर टर्मिनल फेज में कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, एयर करंट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टारगेट मूवमेंट वगैरह। टर्मिनल करेक्शन वो फाइनल फेज होता है जब GIV टारगेट के पास पहुंचने वाली होती है। इंटरनल माइक्रो प्रोपल्सर्स ट्रैक्टरी एडजस्ट करके डिविएशंस करेक्ट करते हैं। कुछ घंटों बाद दोनों कार्स एक हेविली गार्डेड एनकैंपमेंट में स्लोली दाखिल हुई। ऊंची वॉल्स, इलेक्ट्रिक फेंसेस, हर तरफ गार्ड्स, हेविली आर्म्ड सोल्जर्स लगातार पेट्रोल कर रहे थे। अंदर घुसते ही एक टेरिबली ऑस्टियर एटमॉस्फेयर फील हुई। ये डेफिनेटली मिलिट्री कैंप था, कोई शक नहीं। माहौल सच में इम्पोजिंग था। जू ने कहा, मिस्टर चेन आ गए। मैं वॉन कैनवस बैग थामे कार से उतरा। बिल्डिंग के अंदर जाते ही मैं कंप्लीटली स्टनड रह गया। रिपेयर शॉप से तो रात दिन का फर्क था। एक ह्यूज हैंगर जैसी स्ट्रक्चर, ओपन स्पेस, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स से भरा हुआ, जिनके नाम भी मुझे नहीं पता थे, सब ऑपरेट हो रहे थे। अलग अलग यूनिफॉर्म्स में स्टाफ मेंबर्स अपने अपने पोस्ट पर बिजी थे और मेरी एंट्री होते ही सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। एक ने धीरे से कहा, वो जनरल जो है ना, पीछे वो यंग आदमी कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, पता नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता, किसी गांव से आया देहाती लग रहा है। तीसरे ने कहा, बकवास बंद करो, जनरल जो के साथ ऑर्डिनरी आदमी नहीं होता। जो ने आवाज लगाई, सब काम रोको, असेंबल करो। थोड़ी देर में दर्जनों मिलिट्री टेक्नीशियंस यूनिफॉर्म्स में लाइन में खड़े थे। जाओ ने कहा, इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये जुदेंग है, 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, और ये शेनवांजो हैं, एक रिपेयर शॉप के ओनर। सबने एक साथ मेरी तरफ देखा। चेहरों पर इनकॉम्प्रिहेंशन साफ था। एक रिपेयर शॉप का ओनर यहाँ क्या कर रहा है? जाओ ने जू से कहा, डायरेक्टर जू, इंट्रोडक्शन आप करवाइए। जू ने ब्रीफकेस से चिप निकाली। डियर कॉलीग्स, आज हम इसी चीज के लिए यहाँ हैं। सबने गर्दनें आगे की। ये क्या है? हाई टेक्नोलॉजी लग रही है। ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन काम क्या करती है? जू ने बताया, ये नंदो 3 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की चिप है। नंदो 3, वो रिसर्च प्रोजेक्ट तो बंद हो गया था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसे नहीं थे, टाइम नहीं था, ये वापस कैसे आई? बेस के सीनियर ऑफिसर ने चिप हाथ में लेकर क्लोजली देखा। सीमलेस मोनोकोक डिजाइन, ऐसी टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं देखी। सर्किट मटेरियल भी अनयूजुअल है, ऑर्डिनरी सिलिकॉन नहीं, कार्बन बेस्ड मटेरियल लग रहा है। प्रिसीजन देखो, कम से कम 3 नैनोमीटर से कम होगी। किस लैब से आई है, पूरा सीरियल नंबर है, और इस लेवल के इंटीग्रेशन के साथ कूलिंग का इंतजाम। जब रन करेगी तो हीट इनॉर्मस होगी। कुछ ही सेकंड्स में पूरी भीड़ चैटरिंग और एक्सक्लेमिंग करने लगी। जाओ ने सीन देखा। ये सब दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट से पोच किए गए स्पेशलिस्ट थे, और इन सब ने एक नजर में समझ लिया था कि ये चिप कितनी फॉर्मिडेबल थी। जाओ ने पूछा, तो क्या सोचते हो सब? एक सीनियर ने बिटर स्माइल के साथ सिर हिलाया। सॉरी जनरल, हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। बस इतना कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्शनल है, और जिस इंस्टीट्यूट ने बनाई वो भी उतनी ही एक्सेप्शनल होगी। बाकियों ने भी सिर हिलाया। चेहरों पर कंफ्यूजन और गहरा होता जा रहा था। जाओ का चेहरा डार्क हो गया। उन्हें लगता था यहाँ के लोग टॉप नॉच हैं, लेकिन इतनी छोटी चिप इनकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। जाओ ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर चेन, इन्हें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो? मैं तभी से डिस्क्रीटली इक्विपमेंट और सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहा था। रिपेयर शॉप से कंपेयर करें तो रात दिन का फर्क था, लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड सेटअप इन इनकॉम्पिटेंट्स के हाथ में, ये सच में रिडिकुलस था। मैंने एक छोटी कॉन्टेम्प्टस लाफ दी, आगे बढ़कर चिप उठाई और बोला, मुझे लगा था तुम नोटिस नहीं करोगे, लेकिन इतने क्लूलेस हो गए ये नहीं सोचा था। सबके माथे पर बल पड़ गए। एक ने कहा, यह है कौन? बच्चा है, यहाँ जो आता है कम से कम डॉक्टरेट होती है। ये तो यूनिवर्सिटी फिनिश भी नहीं किया लगता। क्या एरोगेंट टोन है, खुद ही घुट जाएगा। मैंने बिना परवाह किए कहा, इसे रिया नंबर 3 कहते हैं। ये तो जानते हो, इसकी सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट 114 न्यूक्लियॉन्स की सीक्वेंस यूज करती है। तुम नहीं समझोगे, ये नॉर्मल है। किसी ने पूछा, 114 न्यूक्लियॉन्स की सीक्वेंस, ये क्या होती है? हम जानना चाहते हैं कि इस लेवल के इंटीग्रेशन के साथ ऑपरेशन के दौरान हीट डिसिपेशन कैसे मैनेज होती है। मैंने डिटैच्ड एयर के साथ चिप दिखाते हुए कहा, वो मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई कर दिया है। टिंगसन परमाबाइट और थर्मली सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में स्टेबल डेली ऑपरेशन के लिए परफेक्टली अडेप्ट हो जाती है। चिप पर ये माइक्रो परफोरेशंस देख रहे हो, ये मिनिएचर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन के इनटेक पोर्ट्स हैं। कैलकुलेशन से जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी सिस्टम पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी काम नहीं था।